मेरे को सही है, तभी थोड़ी भीड़ कम लग रही है। आप में से कितना दिया एसएससी का एग्जाम? और पेपर किस किसने देखा? अरे पेपर तो देखा होगा, दिया भी है, देखा है, और किसने देखा? सबने नहीं देखा, ठीक है। तो सबने देख लिया तो मेरे को ज्यादा बताने की शायद जरूरत नहीं होनी चाहिए। अपने जो अपन पढ़े उसके बाद भी कितने डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे? यस, क्या? अरे कट ऑफ गया वो तो देखो, लगभग एवरेज जो 60-65% अगर अपन बात करें 65% के आसपास उतनी रहती है, परसेंटेज में बोल रहा हूँ। यस, कोई सा भी कंपटीटिव एग्जाम हो, कोई एक्सेप्शन स्वरूप अलग होता है, बाकी जो होती है 60 to 70 के आसपास ही घूमती है कट ऑफ, अगर ओवरऑल बात करें। तो अगर सबने पेपर देखा है बहुत बढ़िया बात है, जिसने पेपर नहीं देखा तो उसको भी एक बार पेपर देखना है, क्योंकि तभी तो आपको एक्चुअली हम जो बताते हैं उस पर आप टेस्ट कर पाओगे। तो जरूर मेरे ख्याल से पेपर देखा है तो अपन इससे जस्ट पहले वाली क्लास में भी एक पॉइंट शुगर केन वाला बताया था, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था ना, ठीक है, जबकि वो अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इतना ही बोला शुगर केन वर्ड आते ही मैंने कहा बेगोसिस और बिसोसिस का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आपको एसआईसी में उसका क्वेश्चन देखने को मिला। इसके अलावा इंटीग्रेटेड सिस्टम से भी काफी सारे क्वेश्चन आए थे, मैं टोटल और न्यूट्रिशन से भी इस बार खूब सारे क्वेश्चन आए, 23 क्वेश्चन टोटल अपने न्यूट्रिशन और इंटीग्रेटेड सिस्टम में से थे। आप सोचो, टोटल 150 क्वेश्चन में से 23 क्वेश्चन इसको अपन बिल्कुल हल्के में लेते हैं। तो ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब इंटीग्रेटेड सिस्टम की क्लास अपने स्टार्ट की तो मैंने एक ही वर्ड बोला, मैंने कहा हल्के में मत लेना। न्यूट्रिशन को भी स्टार्ट किया तो अगेन मैंने वही वर्ड रिपीट किया था, हल्के में मत लेना, और सिलेक्शन में बहुत बड़ा इनका भी योगदान होता है, ठीक है। तो अभी थोड़े मेन मेन जो जितने मैंने देखे वो जो क्वेश्चन आए वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटीग्रेटेड सिस्टम से भी आए, न्यूट्रिशन से भी आए, एक बार अपन थोड़ा देखते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस चीज पे बिलीव करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो, बाकी कोई अल्टरनेट नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इस पेपर में आपने देख लिया होगा इस बात को, ठीक है। डायरेक्ट जो बात अपन बोल, इसके अलावा इससे पहले वाला मॉडल पेपर, इससे पहले वाला ही नहीं, सबसे लास्ट वाला मॉडल पेपर किसने दिया? सबने दिया था। तो बहुत सारे डायरेक्ट वो टॉपिक आए, साइकोसेक्सुअल की डेवलपमेंट की थ्योरी का क्वेश्चन डायरेक्ट आया था अपने उस पेपर में, सीपीआर का क्वेश्चन आया था, इम्यूनिटी का क्वेश्चन आया था, वैक्सीन का क्वेश्चन आया था। तो आपको कितनी बार बताओ चीजें वही आनी है, और ज्यादा टफ था नहीं, थोड़े रिसर्च के क्वेश्चन इसमें जरूर लेवल के थे, बाकी कोई टफ क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाकी मैच वाले भी इजी क्वेश्चन थे, मैच वाले है ना, हाँ थोड़ा टाइम का इश्यू था, बाकी मैच वाले क्वेश्चन भी बहुत इजी थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। हाँ टाइम का तो बताओ ना, एक टाइम का मान सकते हो, थोड़ा रिसर्च के क्वेश्चन मान सकते हो, ठीक है। तो इसलिए जो चीज आपको बताई जाती है डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस बात पे आपको बिलीव करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है, और उसको आपको ढंग से पढ़ना, जो चीज आपको बताई जाती है इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमेशा बताता हूँ, और वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को भी मिले। तो देखो बेसिक क्वेश्चन अपने, हालांकि न्यूट्रिशन अभी स्टार्ट हुआ है, पूरा तो अपने कवर नहीं किया अभी तक, ठीक है, लेकिन इंटीग्रेटेड जो अपने कवर किया था उससे लगभग जो क्वेश्चन है आपको पूरे बताए थे। नेल का क्वेश्चन आया था, वुंड हीलिंग प्रोसेस का क्वेश्चन आया था, वुंड से डायरेक्ट ऑपरेशन का क्वेश्चन आया था, ठीक है। हाँ पार्कलैंड फॉर्मूले का क्वेश्चन आया था ना। तो और क्या चाहिए एक पेपर में 23 क्वेश्चन मात्र इंटीग्रेटेड और न्यूट्रिशन से, पर ऐसा नहीं कि उनमें से कुछ पढ़ा हुआ नहीं, पूरे पढ़े हुए क्वेश्चन आए थे अपने। यस, ठीक है भाई। तो बस चीजें यही आनी है, चाहे एसएससी का हो, चाहे नोट सेट का हो, चाहे कोई सा भी पेपर हो, चीजें तो यहीं से आनी है, डिपेंड करता है अपने ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा बेसिक देख लेता हूँ मैं इंपॉर्टेंट अपने इससे, क्योंकि आपको बताना जरूरी है ना क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बीएमआई का क्वेश्चन आया था, ठीक है, और यहाँ तक कि अपन ने पढ़ा था आयोडीन, तो उस टाइम मैंने डायरेक्ट चलते में आईक्यू का फॉर्मूला और रेंज बताई थी आपके, नॉर्मल आईक्यू कितना होता है मेरे को याद, आपको है या नहीं? आयोडीन का आया था अपने, माइनर एलिमेंट में आयोडीन पढ़ रहे थे, लेकिन मैंने आयोडीन की कमी से फिजियोलॉजी के साथ में मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है। उस टाइम मैंने आपसे पूछा था कि नॉर्मल रेंज कितनी होती है आईक्यू की, तो ऐसे मानो जो हर इंपॉर्टेंट वर्ड में बोलता हूँ ना उसका क्वेश्चन छपता है, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से आया, ठीक है। तो बीएमआई का सीधा फॉर्मूला का क्वेश्चन है, जिसको फॉर्मूला याद हो अप्लाई करके निकाल सकता था। कैल्शियम का नॉर्मल लेवल हालांकि अभी पढ़ा नहीं, आगे पढ़ेंगे। एडल्ट के लिए 500 mg पर डे के हिसाब से होता है, प्रेगनेंसी में 1000 mg होता है, लैक्टेशन में 1200 होता है, रेंज पूछी थी 1000 से 1500 की, ठीक है। ये भी न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना, ठीक है। शुगर केन का इससे लास्ट क्लास थी, उसके बाद पेपर देने आप गए होंगे, तो मैंने ये चलते में बोला था, मैंने कहा शुगर केन वर्ड आ गया तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ट्रिक भी आपको बताई थी, जी से जी बताया था, यस जी से, मैंने कहा याद कैसे रखना है, क्योंकि आप में से जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो बहुत कम हाथ खड़े हुए थे, तो मैं समझ गया था आपके साथ में क्या होता है, बेगोसिस और बिसोसिस में कंफ्यूजन होता है, ठीक है, पता याद है ना, ये बोला था मैंने। तो मैंने कहा जिसमें जी आ रहा है उसमें बेगोसिस याद रखना है, तो शुगर केन में जी आ रहा है तो बेगोसिस, क्लियर। हालांकि इसमें बिस्वासिस प्रोटीन का साइड ऑप्शन नहीं था, वैसे बीजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका आया था आईक्यू, मैंने कहां जिक्र किया था आयोडीन वाले में, मेंटल रिटार्डेशन होता है आयोडीन की कमी से, इसलिए टीवी में आ जाता है ना आयोडीन युक्त नमक का यूज करना चाहिए बच्चों के लिए, वरना तो क्या हो जाएगा फिजिकल के साथ में मेंटल। उस टाइम नॉर्मल आईक्यू बताया था 90 to 110 एवरेज और नॉर्मल में आता है, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड आगे पढ़ेंगे अपन, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, विद ट्रिक। और आपके शायद मॉडल पेपर में तो मैंने कहा भी होगा, ट्रिक भी मैंने बताया, आपको याद है यूट्यूब पर कहीं पे टीवी मिल पाती है वीआईपी हॉल में टीटी वाली ट्रिक, ठीक है। अगर जो ट्रिक जिसको याद उसका, विटामिन ए का अलग से क्वेश्चन आया था, डी का आया था, सी का आया था, नियासिन या बी3 का भी आया था मैच वाले में, है ना। और आता है आया नहीं था, नो सेट में भी क्वेश्चन आता है सीधा। एब्रेशन, ये अपने वुंड से क्वेश्चन आया था, पढ़ा था ना एब्रेशन में, सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी होती है, इसको ब्रूसिस भी बोला जाता है, इसको ब्रूसिस भी बोला जाता है, दूसरा वर्ड भी आपको बताया था अगर याद है तो। लेसरेशन हमेशा डीप टिश्यू की इंजरी, ये भी एक्सप्लेन किया था। पंक्चर में जहां जैसे पंक्चर किस होता है, कील से, टाइप पंक्चर किस होता है, कील को नेल बोलते हैं, तो मैंने कहा एंट्री होती है पॉइंटेड से, बट डीप टिश्यू को एंट्री करिए, ये तो ऑप्शन में थे, तो आराम से कर सकते थे आप, ठीक है। इसमें ब्लॉड लाइन बताइए नहीं, ट्रांसवर्स लाइन, और वहां ट्रांसवर्स डिप्रेशन आगे बात है कि ट्रांसवर्स वाइटिस पेचेस लाइन बनती है, ठीक है। केयरलेस, केयरलेस क्या होता है, जैसे आप कभी कभी अभी तो यहाँ पढ़ रहे हो, कभी खेत में गांव में जाते हो छुट्टियों में, तो थोड़े दिन क्या करते हो, अभी सीजन चल रही है तो आप पावड़ा या जो अपन कह सकते हैं क्या बोलते हैं उसको, हसिया चलाते हो, ठीक है। काफी दिनों बाद में, थोड़े दिनों बाद में वो उसी आपके हार्डनेस हो जाता है, यहाँ पे होता है ना, वो क्या होता है,
हाइपरक्रिएटिनाइजेशन हो जाता है वहां पे, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं केयरलेस। इसके अलावा कभी कभी अगर आप कंटिन्यू आप एक्शन करते हो, अभी तो टेबल पे बैठे हो, स्कूल में बच्चे कैसे बिल्कुल फर्श पे बैठते, हमारे टाइम में अभी तो पता नहीं, तो उनके ये वाले टकले हैं, यहाँ पे हार्डनेस हो जाता है, ठीक है, वो कौन होता है, ओटियस बोलते हैं, जब काम और फिट में हो जाता है, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट अपने आया था इंटरमीडिएट सिस्टम का। नेक्स्ट है पार्कलाइन फार्मूला का, तो सबको अच्छे से बताया था, ठीक है, और इसी था शायद कोई घुमा स्टार्टिंग आठ उसके पूछा था, जैसा कि अपन एग्जांपल भी दिया था, ठीक है, इसको जमा करते सिंड्रोम बताया था, याद है आपको, कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर, ये तो पेपर में मॉडल पेपर का क्वेश्चन अपना लास्ट मॉडल पेपर होता ना, उसमें कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है, और सेम उसमें यही पूछा था, कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर जिसमें हार्डनिंग हो जाती है, और क्रिस सिंड्रोम बताया था मैंने, ठीक है ना, जिसमें हार्डनिंग हो जाती है, इसका दूसरा नाम क्रिस सिंड्रोम भी होता है, ठीक है। प्रोलिफरेशन का क्वेश्चन आया था सेकंड स्टेज में, जिसका दूसरा नाम क्या लिखा था आपको, फाइब्रोब्लास्ट, क्वेश्चन में दिया था डायरेक्ट फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है ना, फाइब्रोब्लास्ट सेल माइग्रेट होकर आती है, कोलेजन फाइबर बनाती है, वो तो क्वेश्चन में दिया था, तो आपको केवल नाम बताना था कि थर्ड स्टेज ऑफ द वुंड हीलिंग, ठीक है। हाँ, सीलिक डिजीज का आया था ना, जिसमें सीलिक में अवॉइड बरो डाइट, ये बता भी रखा होगा मैंने आपको, ठीक है। और नेक्स्ट आया था माल न्यूट्रिशन का, माल न्यूट्रिशन में WHO के अकॉर्डिंग माल न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन 3ST था ना, ठीक है, सीवियर माल न्यूट्रिशन, और GI का ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो ये स्पेशली अपन यूज करते हैं, आगे आ जाएगा अपने डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट की जब डाइट पढ़ेंगे ना, वहां यूज करेंगे, तो डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट के लिए डाइट सेलेक्ट करने के लिए GI का यूज किया जाता है, ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये 0 से लेकर 100 तक होता है, तो शायद मिनिमम पूछा था आपका, ठीक है ना, तो उसमें जैसे सबसे अगर अपन बात करें सबसे ज्यादा होता है ग्लूकोज का, अप्रोक्सीमेटली 95 से वो होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताते हैं वहां से आते हैं, तो ये आपको चीजें वही क्लियर करनी है, बार बार वही चीज आने वाली है, तब होता नहीं अपने को लगता है, जब तक वो चीजें अपनी क्लियर नहीं होती, क्योंकि सभी ने पढ़ा, फिर भी गारंटी नहीं है कि वुंड हीलिंग से सभी का सही हुआ, पार्कलाइन वाला सभी का सही हुआ, कोई गारंटी नहीं है ना, इसका मींस क्या हुआ, आपने और अच्छे से उस चीज को पढ़ा नहीं, क्वेश्चन तो वहां से आया था ना, ठीक है भाई, स्टार्टिंग 8 आवर्स में कितना, ये अपने एग्जाम्पल देखा था, टोटल का हाफ देते हैं स्टार्टिंग के 8 आवर्स में, ठीक है, तो चीजें यहाँ से आनी होती है, और अपने मॉडल पेपर उठा के देख लेना, मैं तो 2-3 क्वेश्चन उसमें याद आ गया था, स्लोटमा का क्वेश्चन था जो मॉडल पेपर में देखा है, CPR का क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, और बर्न का कैलकुलेशन का क्वेश्चन भी मॉडल पेपर में दिया था, लास्ट मॉडल पेपर अपना हुआ था ना, देख लेना जाके एक बार, इतना कहने पे एक बार देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि जो क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिए थे वो पॉइंट डायरेक्ट उसी टॉपिक से आपके एसआईसी में काफी सारे क्वेश्चन आए, तो मैं हमेशा ये कहता हूं इंपॉर्टेंट क्या है, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपके क्लियर होना जरूरी है, ठीक है भाई, ये तो कहता हूं हमेशा कि जो टॉपिक पढ़े हो ना वो क्लियर होना चाहिए आपके, ठीक है, ये बात है। हाँ भाई, कुछ पूछना चाह रहा दिया था क्या पेपर, अच्छा ठीक है बढ़िया, अपने सब्जेक्ट का है ना, दूसरे के अपन थोड़ा बताएंगे नहीं, हाँ क्योंकि एक टीचर की, हाँ पर्सनल बता, एक ही वाला एक ही वाला और एक ही वाला, अच्छा इसको है ना, एक बार लास्ट में जाऊँ ना, मेरे को सेंड कर, एक सेकंड, हाँ देखो मैं बताऊँ, सर फिर भी कितने बंदे हैं, बहुत बढ़िया, श्योर हो जाएगा, ठीक है, मिठाई वही माना, ठीक, हाँ ठीक है भाई, ठीक है ना, तो ज्यादा अब था नहीं पेपर, स्टार्टिंग में लगता है जब पेपर देखे आते हैं एक बार, धीरे धीरे क्या होता है, तो कुछ रिसर्च वाले थे और कुछ टाइम का जरूर रोल मैं कह सकता हूँ, मान सकता हूँ, बाकी तो डायरेक्ट वही क्वेश्चन थे जो अपन पढ़ते हैं और पढ़े हुए आए, ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से डायरेक्ट अपने आए थे, इसलिए हल्के में अपने को इंटरमीडिएट को भी नहीं में लेना है और न्यूट्रिशन को भी हल्के में तो लेना ही नहीं है, ठीक है, तो कहाँ तक पढ़ा था अपने, कार्बोहाइड्रेट अपने पढ़ा था, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट के बाद में डाइटरी फाइबर्स आई थिंक कंप्लीट हो गया अपना, कंप्लीट हो गया ना डाइटरी फाइबर्स, इसके बाद में अपन देखेंगे क्या, डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट, डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या चीज आती है वैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखो अलग कलर में भी मैंने लिख रखा है, लैक्टेशन की और प्रेगनेंसी की सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि लैक्टेशन में कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा रिक्वायर होती है, प्रेगनेंसी में कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा रिक्वायर होती है, सीधा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से ही आएगा, जैसे इस बार आपका आया था कैल्शियम का, और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, ये ज्यादातर क्वेश्चन है कभी फर्स्ट टाइम आए नहीं है, बहुत बार आ चुके हैं, आते हैं, और फिर भी अपन से क्या होती है, गलती होती है, ठीक है ना, तो इसमें वैसे अपन डायरेक्ट पढ़ते हैं 350 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए होती है प्रेगनेंसी में और 550 चाहिए होती है लैक्टेशन में, बट यहाँ ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग अलग से थोड़ा पढ़ लेते हैं,
ठीक है ना, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो ये एक बार चार्ट आप बना लो। अडल्ट मैन में अगर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो टोटल किलो कैलोरी 2110 2110 किलो कैलोरी रिक्वायर होती है, और आपको किलो जूल में तो आना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई दी 4.18। यस, वो किसमें हो जाएगा, किलो जूल में। ठीक है, मॉडरेट में 27 हो जाएगा, हेवी वर्कर में 3470 हो जाएगा। अडल्ट वुमन की बात करें तो सेडेंटरी है तो 1660 हो जाएगा, मॉडरेट है 2130 हो जाएगा, हेवी वर्कर है 2720 हो जाएगा। एक आगे वाला याद रख सकते हैं। यस, थोड़ा इजी हो जाएगा आपको याद रखने में। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बॉक्स में डालो, क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में टोटल 350 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर होती है, और लैक्टेशन में 0 to 6 मंथ की अगर बात करें अपन तो 600 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा रिक्वायर होती है। देन आप थोड़ी कम हो जाती है, तो उसमें हो जाती है 7 to 12 मंथ तक 520 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा रिक्वायर होती है। तो ये जरूर आप थोड़ा इसको अलग बॉक्स में डाल लेना। ठीक है, बाकी कोई ज्यादा ऊपर वाला यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा, लिख लो। अच्छा रजनी, एक नेल का क्वेश्चन भी आया था, नेल वाला लिख दिया ना अपने। वक्त कम था, क्वेश्चन ज्यादा थे, बिल्कुल एग्री हम भी आपकी इस बात से। ठीक है, टाइप थोड़ा कम था। ये थोड़ा आप डिफरेंस करके याद रखना, 0 to 6 मंथ है भाई एम से, ठीक है, और 7 to 12 मंथ। क्योंकि जैसे आप पढ़ते हो ना ट्राइमेस्टर, किसमें वेट गेन कितना होता है प्रेगनेंसी में, तो टोटल वेट तो सबको याद होता है, बट पीजीआई चंडीगढ़ ने ट्राइमेस्टर वाइज भी वेट क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ से भी तो पूछ सकते हैं इसमें क्या है। यस, इसलिए अपने को ये पढ़ना पड़ रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, इसलिए अपने को यहाँ से पढ़ना पड़ रहा है। लिख लिया भाई सभी ने, लिख लो। और इसका अप्रोक्सीमेटली 50 से 70% अपन कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, इसीलिए कम से कम 300 ग्राम पर डे के हिसाब से अपन को क्या लेना होता है, कार्बोहाइड्रेट। यानी 4 1200 किलो कैलोरी तो किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। अप्रोक्सीमेटली इसका हाफ हो गया ना, लगभग अपन बोल सकते हैं, इसलिए बोलते हैं 50 से 70%। ठीक है, चलो आगे चले। अब अपन बात करते हैं डेली रिक्वायरमेंट इनपेंट की। हाँ, पीछे वाला लिख लो, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ यार, मैं कहता हूँ, क्योंकि और तो कुछ नहीं, अपना सिलेबस के चक्कर में कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं छूट जाए। यस, इंट्रोडक्टरी में भी वैसे कवर कर लिया आपने, ठीक है, लेकिन और पढ़ सकते थे, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा। ठीक है, और बहुत कुछ चीजें पढ़ सकते थे अपने इंट्रोडक्टरी में, स्पेशली जो लीजेंड्स होते हैं ना, वो भी बाकी कभी और भी बताऊंगा आपको, वेसिकल क्या होते हैं, पेपुल्स क्या होते हैं। ठीक है, वो अलग टाइप के जो लीजेंड्स होते हैं वो भी अपने को थोड़ा देखना है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन वहां से भी आता है, इसलिए तो इसलिए थोड़ी स्पीड बढ़ाओ ताकि ज्यादा चीजें अपन कवर करते चले। तो लास्ट में ये भी दावे के साथ कह सके कि क्वेश्चन आया था वो पढ़े हुए में से आया था, जरूरी है ना, तो इसलिए थोड़ा आप भी स्पीड बढ़ाओ और मैं भी। बाकी चीजें तो है वो तो बताने के लिए, लेकिन उनको कवर करने के लिए टाइम भी तो चाहिए। जैसे आपको 150 क्वेश्चन करने के लिए टाइम चाहिए था, तो अपने को यहाँ काफी सारी चीजें पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, उसके लिए थोड़ी स्पीड दिमाग की भी बढ़ानी होती है और हाथ की भी बढ़ानी है, ताकि फटाफट लिखो और आगे बढ़े। ठीक है भाई, चलिए आगे। डेली रिक्वायरमेंट फॉर इनफेंट की अगर बात करें तो 0 to 6 मंथ के लिए 550 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से रिक्वायर होती है। 6 to 12 मंथ के लिए 670 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से रिक्वायर होती है। ये इनफेंट के लिए होगी नॉट 100 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से भी अपन बोल सकते हैं एवरेज। एवरेज, ठीक है ना भाई, अगर वो आपको डाटा याद नहीं रहे तो एवरेज अपन बोल सकते हैं 100 किलो कैलोरी पर केजी वेट के अकॉर्डिंग एनर्जी रिक्वायर होती है। लैक्टेशन के अपन ने लिख ली वहां, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्लस 150, जैसे अगर सेडेंटरी है तो 1600 चाहिए था, तो 1600 में कितना ऐड करना, 150। उसके बाद में मॉडरेट, देन आफ्टर हेवी वर्कर। तो सब में अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, 150 ऐड करना होता है। अगर बात करें सेकंड ट्राइमेस्टर की और थर्ड ट्राइमेस्टर की तो 350 किलो कैलोरी ऐड करनी होती है। यस, तो जो मेनली अपन पढ़ते हैं ना कि प्रेगनेंसी में या लैक्टेशन में कितनी किलो कैलोरी एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए होती है, प्रेगनेंसी में तो 350 वो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की एनर्जी होती है। इससे फर्स्ट में कम भी दे तो भी चलेगा काम। तो ये लिख लो एक बार, तो ये आपकी होगी ट्राइमेस्टर वाइज और इनपेंट की भी होगी। और इससे कम दोगे तो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली, कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी से कम होगी तो क्या होगा बच्चे में, मेरासमस। 130 बताया था, 130 ग्राम पर डे के हिसाब से अगर देना है, उससे कम दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, मेरासमस। और 100 में कम दोगे तो, या अपन जैसे इस उम्र में अगर कम खाइए कार्बोहाइड्रेट 50 से कम या 100 से कम, तो क्या हो सकता है, कीटोएसिडोसिस। ठीक है ना, इसीलिए हाइपरथायरॉइडिज्म वाले पेशेंट को इस कीटोएसिडोसिस से रोकने के लिए क्या देते हैं अपन, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई सिंपल डाइट, हाई सिंपल शुगर देते हैं ना। और सेम कंसेप्ट लागू होता है डायबिटीज वाले में भी। डायबिटीज वाले को अपन कॉम्प्लेक्स शुगर देते हैं, बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते उसके लिए अपन शुगर, क्योंकि अगर आपने उसके लिए शुगर या कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल अवॉइड कर दिया तो पेशेंट में क्या डेवलप हो जाएगा, कीटोएसिडोसिस, मेटाबॉलिक कीटोएसिडोसिस। क्योंकि फैटी एसिड यूज होंगे फिर, और फैटी एसिड यूज होंगे तो क्या बनेगा, कीटोन बॉडीज। और कीटोन बॉडीज क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। इसलिए आपसे पूछते हैं कीटोएसिडोसिस किस टाइप का, एसिड बेस इंबैलेंस है। तो आपको पता है एसिड से क्या हो रहा है, तो क्या हो जाएगा एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है,
यस, इसके बाद ये लिख लिया वैसे भी ने। चलो अब लिपिड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिपिड भी इंपॉर्टेंट अपने आप में, लिपिड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का प्राइमरी फंक्शन होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। उसके बाद में सेकंड अगर आपसे न्यूट्रिएंट पूछे तो वो कौन सा आता है? लिपिड, जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर दूसरे पूछा जाता है कि अगर स्टोरेज की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट लिपिड की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टोरेज क्या होता है बॉडी में? लिपिड, जिसकी कौन सी फॉर्म स्टोरेज होती है? ट्राइग्लिसराइड। अप्रोक्सीमेटली 90% से भी ज्यादा लिपिड स्टोरेज होती है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, सब्सटेंस होता है विच आर इनसॉल्युबल इन द वाटर। लिपिड कभी भी वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, या तो जो एल्कोहल डेरिवेटिव होते हैं उनमें सोल्यूबल होता है, यानी एल्कोहल बोल सकते हैं, ईथर बोल सकते हैं, ग्लिसरॉल बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो तीन वर्ड आएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ग्लिसरॉल आएगा, एल्कोहल आएगा, ईथर आएगा, ठीक है। तो तीनों के साथ में फैटी एसिड जुड़ सकते हैं और तीनों में क्या हो सकते हैं? सोल्यूबल हो सकते हैं, ठीक है। तो एल्कोहल और ईथर इसमें क्या होता है? ये सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिपिड को अपन मेनली तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सिंपल, एक बार ब्रीफली आपको ऐसे मैं बता देता हूं, सिंपल लिपिड। सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स लिपिड, और कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड भी अपन बोल सकते हैं। और थर्ड क्या होता है? डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लिपिड्स। तीन टाइप के लिपिड होते हैं। तो सबसे पहले तीनों शब्दों पे थोड़ा गौर करो, अपने आप में क्या कहना चाह रहे हैं। यस, सिंपल, फिर कंपाउंड। कंपाउंड का बोलते हो जब आपस में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जुड़ जाते हैं, दो का सीजन कनेक्शन क्या कहलाता है? कंपाउंड, ठीक है। और डेरिवेटिव लिपिड बोलते हैं कोई चीज बनी हुई है उससे अगर अपन और चीज निकाल ले, वो क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। तीनों और सिंपल, सिंपल तो उसको बोलते हैं, इसको और ज्यादा आगे नहीं तोड़ सकते अपन। यस, कंपाउंड बोलते हैं जब दो चीजें आपस में जुड़ जाती है। लिपिड के साथ में प्रोटीन जुड़ गई तो भी कंपाउंड हो गया, लिपिड के साथ में कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया तो भी कंपाउंड हो गया, लिपिड के साथ में फॉस्फेट जुड़ गया तो भी कंपाउंड हो गया। डेरिवेटिव में क्या होगा? जो सिंपल और कंपाउंड लिपिड है, इनका अगर अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं या एसिड एल्कलाइन के यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं तो ये टूट जाते हैं, उससे जो निकलता है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल लिपिड की अगर बात करें तो इसमें एक तो होता है फैटी एसिड, और फैटी एसिड के साथ में होता है एल्कोहल, ठीक है। यानी फैटी एसिड, फैटी एसिड सिंगल अकेला यहाँ पे उसको अपन लिपिड नहीं बोलते हैं। वो अगर केवल फैटी एसिड होगा तो कौन से में आ जाएगा? इसका एग्जांपल होगा, ठीक है ना। फैटी एसिड, ओनली फैटी एसिड है तो वो हमेशा किसमें? डेरिवेटिव लिपिड में आता है। बट फैटी एसिड अगर एल्कोहल के साथ में जुड़ा हुआ है, अब वो एल्कोहल के साथ हो सकता है, ग्लिसरॉल के साथ भी हो सकता है, तो हमेशा सिंपल लिपिड में आएगा। अब मैंने क्या बोला? अगर सिंपल लिपिड का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे या इसका ब्रेकडाउन करवाएंगे, तो अब इसका दोनों का ब्रेकडाउन करवाएंगे तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इससे जो अलग होगा उसको अपन फिर डेरिवेटिव लिपिड बोलते हैं। यस, तो फैटी एसिड हमेशा किसमें आते हैं? डेरिवेटिव लिपिड में। फैटी एसिड के साथ में एल्कोहल है तो किसमें आ जाएगा? सिंपल में, जिसका बेस्ट एग्जांपल आपका ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। कंपाउंड लिपिड, इसमें लिपिड तो होता ही है, लिपिड के साथ में नॉन लिपिड पोर्शन भी होता है, जिसको अपन प्रोस्टेटिक ग्रुप भी बोल सकते हैं। यस, तो लिपिड के साथ में होता है नॉन लिपिड या नॉन फैटी। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है जैसे लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन नाम से ही आपको पता चल रहा है, लाइपो का मींस लिपिड और प्रोटीन का मींस प्रोटीन। तो लिपिड के साथ में क्या ऐड होती है? प्रोटीन, उसको बोलते हैं अपन लाइपोप्रोटीन। एक होता है फास्फोलिपिड, तो लिपिड के साथ में क्या ऐड हो रहा है? अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट कहां पे है वो भी आपको बता देता हूं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड आपके सर्फेक्टेंट पढ़ते हो, लंग सर्फेक्टेंट। यस, एलुलाई के जो टेंशन होता है उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है? सर्फेक्टेंट का। तो एलएस रेशियो पढ़ते हो आप, लेसिथिन स्प्रिंगोमाइलिन, एलएस रेशियो। सीधा क्वेश्चन आता है ना, नॉर्मल एल का मींस क्या वहां पे? सर्फेक्टेंट में आप पढ़ते हो एलएस रेशियो। लेसिथिन और स्प्रिंगोमाइलिन बोथ आर फॉस्फोलिपिड। तो एक तो सीधा क्वेश्चन यही आता है कि सर्फेक्टेंट होते हैं ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, तो क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड होते हैं। दूसरा क्वेश्चन फिर इसका अनुपात का आता है। आप बोलते हो 7 महीने का बच्चा जिंदा रह जाता है लेकिन 8 महीने का नहीं रह पाता, वो क्या कारण है उसका? दिस वन, सर्फेक्टेंट, ठीक है। उसमें लेवल कम होता है, ठीक है, 7 महीने वाले में लेवल थोड़ा मेंटेन हो जाता है, फिर वापस कम होता है, और उस टाइम फिर लंग्स, ये किसके लिए जरूरी है? लंग्स मैच्योरेशन के लिए, लंग्स मैच्योरेशन के वरना तो एलुलाई कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसका रेशियो पूछा जाता है तो मोर देन 2:1 होना चाहिए, हमेशा उसको नॉर्मल माना जाता है। तो एल और जो एलएस रेशियो आएगा वो अपना इसमें आएगा, ठीक है, किसमें? फॉस्फोलिपिड के अंदर। तो ये आपको जरूर थोड़ा याद रखना। और लाइपोप्रोटीन तो कितना इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आता है। एग्जांपल क्या होते हैं लाइपोप्रोटीन के? बहुत बढ़िया, एसडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, चाइलोमाइडोन, ये सभी किसमें आते हैं? लाइपोप्रोटीन्स में। क्या कोलेस्ट्रॉल भी इसमें आता है? कोलेस्ट्रॉल इसका लिख सकता हूं एग्जांपल? नहीं लिख सकता। कोलेस्ट्रॉल आएगा डेरिवेटिव लिपिड में, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल किसमें आएगा? डेरिवेटिव लिपिड में। फैटी एसिड भी डेरिवेटिव लिपिड में। बट जो लाइपोप्रोटीन्स अपन पढ़ते हैं जिसमें चाइलोमाइडोन आ जाएगा, वीएलडीएल आ जाएगा, एलडीएल आ जाएगा, एचडीएल आ जाएगा, वो सभी किसमें आते हैं? अपने लाइपोप्रोटीन्स में। तो ये इंपॉर्टेंट आते हैं ना क्वेश्चन, उनका लेवल भी पढ़ना है, कौन सा गुड होता है कौन सा बैड होता है वो भी देखना है, किसका क्या काम होता है, ठीक है। इसमें आ जाएंगे अपने जैसे फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा फैट सोल्यूबल जितने भी विटामिन होते हैं, ए डी ई के, वो सभी किसमें आते हैं? डेरिवेटिव लिपिड में आते हैं, ठीक है। तो ये तीन मेनली इसमें हमेशा फैटी एसिड के साथ में एल्कोहल होता है, इसमें फैटी एसिड होगा प्लस एल्कोहल होगा प्लस नॉन लिपिड जिसको अपन प्रोस्टेटिक ग्रुप बोलते हैं, ये तीनों चीजें होगी। और यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे केवल फैटी एसिड देखने को मिलेगा, यानी मेनली फैट का कंपोनेंट, ठीक है। तो ये तीनों आपकी चीजें क्लियर है, तो आगे बढ़े। सब इसको देख रहे हो, इधर मेरे को और बोर्ड को कोई नहीं देगा है, चाहे तो आइए तो मेरे लिए आइए, आपके लिए है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्लियर है सभी के? देखो क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा 100% मैं बोल सकता हूँ। अब क्वेश्चन आएगा कहाँ से? मैंने बता दिया, बहुत सारे रास्ते क्वेश्चन आने के। अब वो कहीं से भी कोई से भी सब्जेक्ट से उठे, लेकिन क्लियर कहीं पे भी कर सकते हो, क्लियर करने वाला चाहिए। अब एलएस का रेशियो एपिडेटिक में आ जाएगा, लेकिन आया तो यहाँ से है ना। जब आपको पता नहीं ये चीज है क्या, उसको रटा मारो बार बार, उसको समझो ना, ये आया कहाँ से, क्यों आया एलएस रेशियो? फोस्फोलिपिड होते हैं, कौन से लंग सेल से सीक्रेट होता है? ये सीधा क्वेश्चन आता है। टाइप सेकंड, जिसको एलुलर सेल या न्यूमोसाइट सेकंड सेल बोला जाता है, ठीक है ना। तो अपन को यहाँ थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए ठीक है। तो ये तीनों क्लियर, तो एक बार लिख लो आप। क्लासिफिकेशन की बात करें अपन तो सबसे पहले सिंपल लिपिड आता है, मेड अप ऑफ ओनली फैटी एसिड, और साथ में होता है एल्कोहल, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो भाई, ट्राई एसाइल ग्लिसराइड,
और ट्राइग्लिसराइड, दोनों इसके एग्जांपल होते हैं। वैक्स भी क्या होता है इसका एग्जांपल होता है। फैट और ऑयल भी किस में इसी में आते हैं। फैट क्या होता है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होता है उसको फैट बोलते हैं, और ऑयल यानी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं ऑयल बोलते हैं। क्लियर, दोनों का ये बेसिक डिफरेंस है। तो ये होते हैं अपने सिंपल लिपिड। ऑलमोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछे लिमिटेड सोर्स ऑफ द एनर्जी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ द एनर्जी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड, अगर ऑप्शन में नहीं तो लिपिड भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जरूर थोड़ा ध्यान में रखना। मैराथन वाला एग्जांपल बताया था मैंने, जो मैराथन दौड़ करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये लिख लो, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड स्टोरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी राइट आंसर ट्राइग्लिसराइड। जैसे अपन कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म बोल सकते हैं ना, ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। तो मेनली लिपिड का जो स्टोरेज बॉडी में होता है वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये लिख लो, नॉर्मल सीरम लेवल, हाँ क्वेश्चन यहाँ से आता है भाई। हाँ 2:1 बिल्कुल इंदु, बहुत बढ़िया शानदार, ठीक है। देखो उन्होंने एलएस रेशियो बताया तो सीधा पूछा जाता है। 2:1 तो होना चाहिए, इससे कम हो रहा तो गड़बड़ हो सकती है, टेंशन मेंटेन नहीं रहेगा, फिर एल्वेलाई कोलैप्स हो सकती है, ठीक है भाई। आ गया तो चलो पूछ लेता हूँ, नाइट्रोजन जाती है क्या सांस के जब अंदर लेते हैं तो? अरे जाती नहीं जाती सांस में, क्या उसका भी कोई योगदान है या ऐसे ही जाती है वापस आती है? उसका योगदान सेम इसकी हेल्प करती है। एलएस जो जैसे कहते हैं ना एल्वेलाई को कोलैप्स होने से बचाने का किसका रोल है, नाइट्रोजन गैस का। तो जितनी जाती है उतनी बाहर भी आती है, लेकिन उसका काम भी है बॉडी में, और काम क्या है एल्वेलाई को कोलैप्स होने से बचाती है। बाकी तो उल्टा है ना, ऑक्सीजन जाती है उससे कम वापस आती है, CO2 जाती है उससे कई गुना ज्यादा बाहर आती है, बट नाइट्रोजन जितनी जाती है उतनी आती है बाहर तो, लेकिन कुछ ना कुछ काम करके आती है बॉडी में। यस, तो ये भी थोड़ा पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड का नॉर्मल लेवल इतने से कम होना चाहिए भाई, 150 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, वरना पेशेंट कार्डियक कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस की रिस्क बढ़ सकती है इसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, कंपाउंड लिपिड मेड अप ऑफ फैटी एसिड हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा, और एडिशनल ग्रुप में वो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है, ठीक है। अगर ग्लाइकोलिपिड बोल देंगे कार्बोहाइड्रेट है, फॉस्फोलिपिड बोल देंगे अगर फॉस्फेट है, लाइपोप्रोटीन बोल देंगे अगर प्रोटीन है साथ में, और तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है लाइपोप्रोटीन, सेकंड फॉस्फोलिपिड भी इंपॉर्टेंट है लंग्स के हिसाब से, ठीक है। तो मेड अप ऑफ फैटी एसिड, एल्कोहल और एडिशनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसलिए पेपर जिसने भी नहीं देखा गलती से देख लेना भाई, केएसआईसी वाला ये चीजें देख लिया करो, मैं हमेशा कह रहा हूं। और मॉडल पेपर भी देखना, मैं तो ये भी कर रहा हूं, आप डायरेक्ट देख के बोलोगे, मैं कहना एग्जैक्ट नहीं, जो टॉपिक अपने मॉडल पेपर में दिया सेम उसी पॉइंट से क्वेश्चन आया, काफी सारे ऐसे पॉइंट थे, ठीक है। तो एक बार लास्ट वाला जो मॉडल पेपर अपना हुआ था, अभी बीच में तो फिर फंक्शन आ गया था, फिर आपकी एग्जाम आई थी, हालांकि पेपर बड़ा बना के रेडी है, ठीक है ना। हो सकता है नेक्स्ट संडे को आपको हो जाए, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा ना, और वो आइडिया लगना जरूरी है भाई एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। उससे क्या है, कॉन्फिडेंस आता है, आपका मोटिवेशन बढ़ता है, और वास्तव में जो चीज पड़ी वही आ रही है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। लिखिए भाई, इसका एग्जांपल लिखो, फॉस्फोलिपिड, तो सीधा क्वेश्चन यही आता है कि सर्फेक्टेंट होते हैं, ऑप्शन में आता है ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, लाइपोप्रोटीन या ऑल। तो अब ये मत कहना कि बताया नहीं, फॉस्फोलिपिड होते हैं सर्फेक्टेंट, और लाइपोप्रोटीन का कलर मैंने चेंज किया था, आप समझ सकते हो आसानी से, बॉक्स में डालने वाली चीज है, ठीक है, तभी कलर चेंज किया मैंने, यानी इसको बॉक्स में डाल सकते हो। अब इसे आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या बनते हैं, ठीक है। लिखिए भाई, फॉस्फोलिपिड बोलते हैं जब फॉस्फेट के साथ में लिपिड ऐड हो जाती है, ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं जब कार्बोहाइड्रेट के साथ में लिपिड ऐड हो जाती है, लाइपोप्रोटीन बोलते हैं जब लिपिड के साथ में प्रोटीन ऐड होती है, ठीक है। ये लिखिए तो आगे बढ़े। इसको डेरिवेटिव लिपिड भी बोल सकते हैं, डेरिवेटिव का मींस व्युत्पन्न, किसी चीज से उसको बनाना, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्टेन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड, एग्जांपल जैसे फैटी एसिड, स्टेरॉइड्स, कीटोन बॉडीज, विटामिन डी, कोलेस्ट्रॉल, और केवल विटामिन डी नहीं, सभी फैट सोल्यूबल विटामिन भी किसमें आते हैं, डेरिवेटिव लिपिड का एग्जांपल होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, पहले चलो ये लिख लो एक बार, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए फैटी एसिड, इसमें आएगा सोल्यूबल और अनसोल्यूबल फैटी एसिड, सॉरी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फिर सैचुरेटेड में अपन पढ़ेंगे जो मेनली एनिमल सोर्स वाले लिपिड होते हैं, वो सभी किसमें आते हैं, सैचुरेटेड में, उनको बैड लिपिड या बैड फैट के नाम से भी जाना जाता है, बैड फैटी एसिड। और अनसैचुरेटेड को गुड फैटी एसिड बोलते हैं, उसमें भी दो आते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो में मेनली आता है ओमेगा 9, वो भी ठीक ठाक है हार्ट के लिए। उसके बाद में आता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो उसको कार्डिक टॉनिक बोला जाता है, सबसे बेस्ट होता है हार्ट के लिए, ठीक है। और उसकी खास बात यह है कि इंसान को वो लेना भी जरूरी है, फूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इंसान को लेना जरूरी है। जैसे कोई शादी वगैरह का कोई प्रोग्राम है तो फूफा के बिना गड़बड़ हो सकता है ना मामला, ऐसे ही बॉडी के लिए फैटी एसिड जरूरी है, बट कौन से फैटी एसिड, फूफा वाले, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और जिसकी मिट्टी का आपको बताऊंगा आगे आएगा, वैसे तो ऑल, बस ऑल याद रखना है। और ऑल कहां पे आता है भाई, इसके अलावा जो सीधा क्वेश्चन आता है कैंसर में, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया इज मोस्ट कॉमन कैंसर इन, आता है ना, अरे आता नहीं आता, आता है, पता है या नहीं होता, लेकिन आता है, मैं कह रहा हूं जैसे मानो तो, ठीक है, डायरेक्ट उसका ऑल याद रखना है। तो ये मोस्ट कॉमन कैंसर होता है किसमें, आया था कल भी सर, ऑल का आया थोड़ी था, है? कल तो आप देख लो, अब तो क्या बोलोगे, नहीं आता, अब तो बोल भी नहीं सकते, ऑप्शन है
नहीं सच में ये मैंने नहीं देखा कहीं पे, लेकिन ऑलरेडी आता है यहाँ से। और इसकी ट्रिक इसलिए दोनों जगह अपन अप्लाई करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तो ओल क्यों पढ़ेंगे अपन, यहाँ तो फूफा का एग्जांपल होता है ओल, एसिडोनिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। यस, तो याद रखना वहां ओल याद क्यों रखते हैं, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया मोस्ट कॉमन कैंसर होता है चिल्ड्रंस में, अडल्ट में, चिल्ड्रंस में, ठीक है। तो वहां से सीधा क्वेश्चन आता है, इसलिए ओल अपन को याद रखना। तो ओल दो जगह आता है, दोनों जगह की ट्रिक मैंने एक साथ आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। चलो पहले ये लिख लो एक बार। अब देखो आप धीरे धीरे आपके, ठीक है, बंदा ऐसे तो नहीं फेंक रहा है, ठीक है, वरना तो कल के पेपर से भी पता चल गया होगा, ठीक है। और फिर भी आपको याद है, मेरे को याद है, मॉडल पेपर देख लेना, अपने आप बोल दोगे आप, ठीक है ना, एक बार ये बात है, ठीक है। क्योंकि और ये नहीं, क्योंकि हमें ये चीजें पड़ी थी, वो आती थी, इसलिए हमें भी पता हुई आती है बार बार, ठीक है। अब आपको थोड़ा कभी टाइम लगेगा पढ़ने में, इसलिए आपको ऐसा लगा कि वास्तव में आता है क्या यहाँ से, लेकिन हम तो लिख के चले जाते, पहले पेपर देते, चलो स्टार्टिंग एक दो दिए तो आपकी तरह थी हालत, लेकिन बाद में तो नब्ज पकड़ लिया एग्जामिनर की क्वेश्चन बनाएगा कहाँ से पहले से पता चल रहा है, ठीक है ना, ऐसे लगता था हमें, ठीक है। तो बाद में सिलेक्शन हो गया तो थोड़ा प्रेशर नहीं रहता ना, बाद में ऐसे देते पेपर, ठीक है, जो पेपर दे उसमें बढ़िया रैंक, तो वो हमारे क्या था कॉन्फिडेंस, और हमको इससे थोड़ा लगता है ना, तो एक उस टाइम जो चीजें फिर इंटरेस्ट बनता है, उसे याद रहती है, वास्तव में यहाँ से तो आएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो आपको भी परफेक्ट कर देंगे, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए अपन बताते हैं कीटोन बॉडीज, जब फैट का लिपिड का क्या होता है, डाइजेशन होता है, लिपोलाइसिस होता है, उससे क्या बनते हैं कीटोन बॉडीज, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल फैट लाइक सब्सटेंस इन फूड, ह्यूमन बॉडी गेट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम फूड एंड सेकेंडरी सिंथेसिस इन द लीवर में भी बनता है लिपिड से कोलेस्ट्रॉल, इसलिए कोलेस्ट्रॉल हमेशा आता है डेरिवेटिव लिपिड में, फैटी एसिड भी आता है डेरिवेटिव लिपिड में, ट्राइग्लिसराइड आता है हमेशा सिंपल लिपिड में, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल लेस देन 200 mg पर डेसिलीटर होना चाहिए, और बहुत बार पूछा जाता है, पूछा भी गया है कई बार, और पूछा भी जाएगा, ये भी श्योर है। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, लेस देन 200 mg पर डेसिलीटर रेंज पूछे ना, तो 150 टू 199 भी आपको मिल सकता है, तो बात एक ही है ना, ठीक है। तो 200 mg पर डेसिलीटर से कम होना चाहिए, 150 टू 199 mg पर डेसिलीटर की रेंज में हो सकता है, और ट्राइग्लिसराइड 150 mg पर डेसिलीटर से कम होता है, ठीक है। एसडीएल कितना होता है 35 टू 70 mg पर डेसिलीटर की रेंज में, उससे बढ़ रहा है तो ठीक है, उसमें नुकसान नहीं है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो पेरिफेरल टिश्यू से फैट को कोलेस्ट्रॉल को खींच खींच के लीवर में लाके छोड़ता है, इसलिए अच्छा काम कर रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी में नहीं बनने देगा। बट एलडीएल तो उल्टा काम करता है, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हो, वो तो लीवर में जो बन रहा है कोलेस्ट्रॉल, उसको वहां से ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है पेरिफेरल टिश्यू या सेल में, और वो कोरोनरी आर्टरी में जाके जमा होना स्टार्ट होता है, वहां पे क्लोट बना लेता है, ठीक है। तो वो भी 130 से कम होना चाहिए, लेस देन 130 mg पर डेसिलीटर एलडीएल, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, पूछा जाता है, ठीक है। ये लिखिए कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन मेनली नर्वस टिश्यू सीबीसीएस ग्लैंड में भी मेनली प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल, नॉर्मल सीरम लेवल लेस देन 200 mg पर डेसिलीटर, ठीक है ना, इससे कम होता है। अब कुछ अलग टाइप अगर अपन देखें इसमें मिसलेनियस लिपिड्स की फोर्थ टाइप, जिसमें लिपिड के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बट लिपिड नहीं होते हैं, इसलिए अपन ने किसमें रखा मिसलेनियस, अदर्स में कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं लिपिड के जैसे, बट ये लिपिड नहीं होते हैं, इसलिए अपन ने रखा इसको मिसलेनियस फोर्थ कैटेगरी में। जैसे हाइड्रोकार्बन्स, कैरोटिनॉइड्स, व्हाट इज कैरोटिनॉइड्स, और कहीं पढ़ते हो क्या कैरोटिनॉइड्स, विटामिन ए का क्वेश्चन पढ़ते हो, देखो ये भी क्वेश्चन आता है कि बता देता हूं क्या आता है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन ए, ऑप्शन में आता है कैरेट, फिश, और आप क्या करके आते हो कैरेट, जो कि गलत होता है फिश, क्यों भाई, क्योंकि कैरेट खाने में होता है, बट क्या होता है कैरोटिनॉइड्स होता है, ये विटामिन ए का प्रत्युष है, ये भी कच्चा माल है, विटामिन ए नहीं बना है, समझ पा रहे हो बात, लेकिन फिश या एनिमल में तो बड़ी बनाई विटामिन ए मिलती है, ठीक है ना। तो इसलिए जबकि अपन 9th में ये पढ़ के आते थे गाजर बढ़िया सोर्स है विटामिन ए का, गाजर खाना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब पता चला ना वो तो उसका प्रत्युषर होता है, उसमें हालांकि विटामिन ए का प्रत्युषर, उससे विटामिन ए बन जाएगा, बट बना बनाया तो नहीं मिल रहा ना, ठीक है। तो कैरोटिनॉइड्स वही होता है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है, इसलिए अपन बोलते हैं विटामिन ए, कल भी तो आया था ना, विटामिन सी भी क्या काम करता है, विटामिन ए सी दोनों क्या करते हैं एंटीऑक्सीडेंट का काम, और ई तीनों, ए सी और ई तीनों क्या करते हैं एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। मैच वाले में आया था विटामिन सी किसका काम करता है एंटीऑक्सीडेंट का, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो मैच वाले कब नहीं थे भाई, किसी को लग रहा है मैंने देखे थे क्वेश्चन ज्यादा मैच वाले पे नहीं थे, वैसे मैच वाले आते हैं तो कभी आते हैं, लेकिन ज्यादा इसका आप एसएस वाले के पे, क्योंकि आपसे आराम से मैच हो रहा था मामला, ठीक है, लेकिन टाइम का इश्यू था, हाँ, वो मैन वो तो सही है, उसके लिए टाइम चाहिए, और वहाँ प्रेशर भी होता है ना, तो दिमाग वैसे भी काम, और ऊपर से गर्मी भी है। अब पानी नहीं पिए तो वैसे पानी पी ले अगर तो टॉयलेट का प्रेशर और वैसे टाइम का और प्रेशर नहीं होती है ना, चीजें नॉर्मल है भाई। जो वास्तव में ये सोचा जाता है कि सिलेक्शन लेना है फाइनली, ये चीजें उनके साथ दिक्कत होती है भाई, पानी नहीं पिए इस गर्मी में तो वैसे दिखते, और अगर पानी पी के चले जाए तो वैसे 5 मिनट तो कम से कम मानो एक बार टॉयलेट जाके आएगा तो बंदा, और वो बैठे रहते हैं तो पहले कहीं तो एंट्री कराते हैं, कहीं लोग तो उस बेसिस में कई बातें सोचनी पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि टाइम का खेल होता है भाई वहाँ भी, है ना, होटल वाले में तो स्पेशली। तो हाइड्रोकार्बन्स, कैरोटिनॉइड्स एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, और विटामिन ए लिखा भी है मैंने, तो ध्यान रखना आगे से गलती मत करना, विटामिन ए का बेस्ट सोर्स आपको फिश करना है, और विटामिन डी का भी होता है कोड लीवर, बेस्ट सोर्स जो ऑलरेडी पूछा गया हमसे भोपाल और जीएमसीएस दोनों के द्वारा, ठीक है ना। तो ये लिख लिया भाई, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन की वजह से आप सारणी बनाना चाहो तो बना लो, इसमें एग्जांपल साथ में आ जाएंगे। सिंपल लिपिड, इसमें क्या होता है फैटी एसिड के साथ में एल्कोहल ऐड होता है। कंपाउंड लिपिड में क्या होता है फैटी एसिड भी होता है, प्लस एल्कोहल भी होता है, प्लस नॉन लिपिड पोर्शन भी होता है इसमें, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी इसमें होता है। डेराइव्ड लिपिड में क्या होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ द, वैसे लिखा हुआ है लिख लिया, ये एक बार सारणी बना लो, आप थोड़े एग्जांपल आ जाएंगे इसमें, ठीक है। फॉस्फोलिपिड में दोनों होते हैं, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन, बोथ आर इंक्लूडेड इन द फॉस्फोलिपिड, इसलिए ये भी आपके सर्फेक्टेंट होते हैं, लंग सर्फेक्टेंट में आते हैं दोनों, एलएस एलएस किसमें आते हैं लंग्स सर्फेक्टेंट, ठीक है। इसका रेशियो भी आपको याद रखना 2:1 तो होना चाहिए, इससे कम है तो मामला गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। और लंग्स मैच्योर नहीं है उसके लिए कौन सी ड्रग देते हैं, ये भी तो पूछा है पिछली बार, डेक्लोमेथासोन है,
आप देख लो, या बेटामेथासोन, बेटामेथासोन, ठीक है। मेनली हाँ बेटामेथासोन का अपन यूज करते हैं लंग्स को मैच्योर करने के लिए, ठीक है ना। तो बेटामेथासोन, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपने लाइपोप्रोटीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड करके लिख लेते हैं, वैसे अलग से आगे भी आ जाएगी, बता देता हूं एक बार, लिखना मत भाई यहाँ। एचडीएल को हमेशा अपन गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, थोड़ा समझने की जरूर कोशिश करना, रट्टा मत मारना। एचडीएल देखो अब याद कैसे रख सकते हो, बार बार आपके साथ एक मैं थोड़ी कोशिश करता हूं मेरी तरफ से बेस्ट करने की। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, यानी लिपिड और प्रोटीन दोनों है, बट इसमें ज्यादा होता है प्रोटीन, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, याद रखना थोड़ा आपको, ठीक है ना। इसमें ज्यादा क्या होता है कंपेरिजन टू लिपिड, और नुकसान ज्यादा बॉडी को कौन करती है, लिपिड करती है। तो इसमें हाई होता है प्रोटीन कंपेरिजन टू लिपिड, लो डेंसिटी इसमें प्रोटीन लो होता है कंपेरिजन टू लिपिड। अब दोनों में मैं पूछूं आपसे, दोनों में से लिपिड किसमें ज्यादा है, एलडीएल में, तो नुकसान भी कौन सी करेगी, एलडीएल, इसलिए एलडीएल को अपन बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि अगर आप रट्टा मार के याद रखने की कोशिश करोगे ना तो भूल जाओगे 5 दिन बाद में यार गुड और बैड था लेकिन कौन सा था, और वो चक्कर घूमेगी दिमाग में, और एग्जाम में सामने आ जाएगा तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, फिर तो छोड़ के भी नहीं आओगे, एक ही टिक करोगे कि यार ये था क्या, पढ़ा तो था पर था कौन सा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा, तो इसमें हाई प्रोटीन होती है, इसमें लो प्रोटीन होती है, तो हाई प्रोटीन वाला बेस्ट होता है, ऐसे याद रखने का एक तरीका अपना, उसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, और इसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। और वीएलडीएल इसमें तो उससे भी कम है, तो ये भी बेटा भाई है, तो ये भी बैड कोलेस्ट्रॉल, और चाइलोमाइग्रेन भी अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, ठीक है। अब ये करते क्या, थोड़ा आप उससे भी याद रख सकते हो। एचडीएल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन कहां से कहां करता है ये सीधा पूछा जाता है, तो पेरिफेरल टिश्यू बोल सकते हैं अपन, पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल को लाता है लीवर में, ये काम होता है एचडीएल का, ठीक है। एलडीएल क्या करता है, ये लीवर से कोलेस्ट्रॉल को ले जाता है पेरिफेरल टिश्यू में, इसका उल्टा काम। वीएलडीएल का क्या काम होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ट्राइग्लिसराइड को, और कहां से ले जाता है, लीवर से पेरिफेरल टिश्यू में। साइक्लोमाइग्रेन भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ट्राइग्लिसराइड को, और ये भी ले जाता है लीवर से कहां पे, पेरिफेरल टिश्यू में। तो सबसे बेस्ट हुआ ये ब्लड से पेरिफेरल टिश्यू में आती है, ब्लड वेसल्स, ब्लड बोल सकते हैं, तो ब्लड से खींच खींच के वापस लाता है लीवर में, इसलिए अपन इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस काम बनेगा। एथेरो का मींस क्या होता है, आर्टरीज, और एथेरो वर्ड किसके लिए आता है, आर्टरीज के लिए। यस, स्क्लेरोसिस का मींस हार्डनेस, स्क्लेरोडर्मा आया था ना वर्ड, कल के पेपर में आया था, आपने पढ़ा था स्किन में, तो अपने आप वर्ड बोल रहे, अपन थोड़ी बोल रहे हैं कि आर्टरीज का हार्डनेस हो जाती है, इसलिए एथेरोस्क्लेरोसिस बोल देते हैं अपन, ठीक है। और नेक्स्ट डेरिवेटिव में कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा। अब देखो वहां ट्राइग्लिसराइड आ रहा था, ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड होता है हमेशा सिंपल लिपिड, उसको अगर अपन तोड़ेंगे और तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव, तो उससे बनेगा एक तो डाई और एक बनेगा मोनो, डाई से तोड़ेंगे तो ये बनेगा, तो ये दोनों किसके एग्जांपल होते हैं, डेरिवेटिव। और विटामिन डी, ये अपन कह सकते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन किसमें आते हैं, डेरिवेटिव और डेराइव्ड लिपिड के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये लिख लो एक बार एग्जांपल, थोड़ा लिख लिया, ये लिख लो एक बार, ठीक है। स्पिंगोमाइलिन और लेसिथिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉस्फोलिपिड होते हैं। एक ग्लाइको लिपिड भी होते हैं, ठीक है, वो भी जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ये लिख लिया भाई सभी ने। रजनी बोलिए सर ये भी आया है कल, कौन सा बता रहे पता नहीं, एक्यूट लिम्फेटिक, अच्छा ये तो बता देना आपने, ओल वाला है। ठीक है भाई, लिख लिया सभी ने, चलिए आगे है, लिखो लिखो यार। तीन टाइप हो गए, सिंपल, कंपाउंड और डेरिवेटिव। इसको कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, कंपाउंड को अपन बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स, डेराइव को बोल सकते हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, ठीक है। स्टीरोल भी आता है इसमें एक, स्टीरोल, ये भी किसमें आता है, उसी में आता है, ठीक है। ऑयल क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर, कितना होता है रूम टेम्परेचर, तो ये पूछा जाता है जब प्री ऑपरेटिव इंटर ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव पढ़ते हो ना, तो ओटी के बेसिस के ऊपर ह्यूमिडिटी नॉर्मल कितनी होती है, रूम टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना मानते हैं अपन, 22 से 28 डिग्री सेल्सियस, यस। तो इस टेम्परेचर पे खोपरे का तेल होता है, जमा होता है नहीं, लगभग जमा होता है। आजकल वो सिंथेटिक करके वो तो एक अलग बात है, बट नेचुरल खोपरे के तेल की बात करें तो वो इस डिग्री पे क्या होता है, जमा हुआ, तो वो किसमें आता है, फैट में आता है, सेचुरेटेड होता है वो। बाकी गाय भैंस का घी तो क्या होता है, अरे रूम टेम्परेचर पे जमा होता है, उसको गर्म करते हो आप, एवरेज, ठीक है ना, तो वो भी किसमें आ जाएगा, उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, फैट ही होता है। बाकी ऑयल बोल देते हैं, जैसे प्लांट से जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, इस डिग्री पे लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको अपन बोलते हैं ऑयल, ठीक है। तो जब डॉक्टर के पास दिखाने जाते हो तो सिंपल भाषा में ऐसे तो समझाता आपको कि आपको क्या नहीं खाना है, बाबा जी आपको क्या नहीं खाना है, तो वो ये ऐसे थोड़ी समझेगा सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड पॉली अनसेचुरेटेड खाना, भाई वो तो समझ में आएगा नहीं बाबा जी के क्या, नॉन मेडिकल वाले चाहे ग्रेजुएट हो भी नहीं समझेगा क्या होता है। आजकल हालांकि गूगल और यूट्यूब का है तो सब देख लेते हैं, ठीक है। तो उस भाषा में फिर समझाते हैं कि आपको जो नॉर्मल जमा हुआ जो होता है ना, जैसे घी बोल सकते हैं, वो नहीं खाना, वो ज्यादातर क्या होता है, सेचुरेटेड होता है, ठीक है, वो एक समझा सकते हैं वैसे, ठीक है। तो अपन को तो याद रखना है ना, अपने को भी ओटी काम में लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, फैटी एसिड हैविंग टू टाइप्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको अपन बैड फैटी एसिड के नाम से भी बोलते हैं, कार्बन एटम लिंक्ड बाय, इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, इसलिए अपन बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, और इसमें सिंगल बॉन्ड से आपस में कार्बन एटम क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो ये चीज जरूर आपको याद रखनी है कि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड ओनली प्रेजेंट होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। अब उसमें अगर एक डबल बॉन्ड है तो मोनो बोल देते हैं, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो पॉली बोल देते हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड को अपन बैड फैटी एसिड बोलते हैं, इसमें कार्बन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं, डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है, फाउंड मेनली इन एनिमल फैट। और एनिमल फैट क्या होता है,
जमा हुआ होता है रूम टेम्परेचर घी, जो गांव से घर से लाते हो घी जमा होता है ना, तो इसलिए एनिमल सोर्स बेस्ट सबसे ज्यादा रिच सोर्स होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड का। दूसरा कोकोनट ऑयल मेनली, इसके अलावा पाम ऑयल में भी होता है, वेजिटेबल सोर्स में भी कुछ देखने को मिलता है, लेकिन कुछ सबसे ज्यादा होता है एनिमल में। नेक्स्ट इसका एग्जांपल आर्चिडिक एसिड, ध्यान रखना भाई, एक वर्ड आगे और आएगा, ये आर्चिडिक एसिड है, वहां पढ़ेंगे आर्चिडोनिक एसिड, ठीक है ना। ये क्या है, आर्चिडिक एसिड। और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल क्या पढ़ेंगे, आर्चिडोनिक एसिड। आप सोचोगे वही है, कई बार हो जाता है ना, तो ये पहले बता देता हूं, यहाँ आर्चिडिक एसिड है, वहां आर्चिडोनिक ओ लिखा था अभी, ठीक है। तो आर्चिडिक एसिड इसका एग्जांपल होता है, पामिटिक एसिड ये भी इसका एग्जांपल होता है, एसिटिक एसिड इसको सिरका बोलते हो, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं एसिटिक एसिड का, ठीक है ना, फूड प्रिजर्वेशन में भी इसका यूज किया जाता है। ब्यूटारिक एसिड जो बटर और मक्खन में पाया जाता है। नॉट सैचुरेटेड फैटी एसिड एसोसिएटेड विद हाई लेवल प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल, मेनली कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो मेरे को बताओ ये अच्छे हुए बुरे हुए, बुरे हुए ना, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, तो इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, बैड फैटी एसिड, ठीक है। जबकि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अपने लिए बेस्ट होते हैं, जो मेनली सेफ्लोर सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है, पूछा जाता है सेफ्लोर, ठीक है। उसके बाद में सनफ्लोवर आता है, ठीक है। इसलिए अगर आप कभी जाते हो कार्डिक, तो कार्डिक टोनिक के नाम से भी उनको बेचते हैं लोग, भाई उनको तो धंधा चलाया ना, तो कार्डिक टोनिक बोल रहे हैं, बात सही भी उनकी गलत नहीं है, कार्डिक टोनिक का काम करते हैं वगैरह जब देते हैं, तो ठीक है। तो ये लिख लो एक बार, इसके पामिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड और नॉट सैचुरेटेड फैटी एसिड एसोसिएटेड विद हाई लेवल ऑफ द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल। इसलिए अगर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो घी वगैरह ज्यादा नहीं खाना, हिसाब का खाना होता है, ठीक है, वरना तो क्या बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। लिखो भैया एग्जांपल लिख लो इसके। तो आज घी खा रहा है, ये थोड़ा मैं अगेन आपको रिपीट करा देता हूँ, वहाँ आर्चिडोनिक पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी तो सभी सैचुरेटेड में है। पामियान क्या होता है, खजूर का पेड़, यस पता है ना, इसमें क्या है, पामियान खजूर होता है, नहीं पता, डेट यानी भी खजूर होता है, और पामियान भी क्या होता है, खजूर, खजूर के पेड़ को पाम बोलते हैं, और ओलाई बोलते हैं जैतून। अरे पढ़ा होगा, एनिमा पढ़ा होगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, है तो ऑयल एनिमा पढ़ा होगा, तो एग्जांपल क्या पढ़ा था, ओलाई ऑयल पढ़ा था, तो यहाँ न्यूट्रिशन में पढ़ेगा, बात तो वही अलग है। अब क्वेश्चन चाहे वहां से आए चाहे यहाँ से आए, क्वेश्चन तो आ सकता है ना, ठीक है। तो ये चीजें आपस में कोरिलेट भी अपन को थोड़ी बहुत करते रहना, ठीक है। ये लिख लिया, चलो आगे आगे चले। लिख लिया होगा शायद, लिख लिया, चलो ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट। अब देखो अपने आते हैं अनसैचुरेटेड, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट क्यों है, चलो तो लिख लिया वो सुन लो भाई। इंपॉर्टेंट इसलिए है, जैसे कल आपकी क्वेश्चन आया था कि कौन सा क्वेश्चन क्या था, सभी एसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्शन, ऐसा कुछ था क्या, या मैच करना था, एक से ज्यादा वाला था शायद, ठीक है ना, एक से ज्यादा वाला था, वैसे आगे आएंगे, लेकिन तब तक जो जिन्होंने लिख लिया उनको बता देता हूँ। तो अपनी ट्रिक क्या होती है, वीआईपी हॉल में टीटी, वीआईपी हॉल में टीटी, टीटी वैसे कहाँ होता है, ट्रेन में है, बट वीआईपी हॉल में टीटी, ये होता है अपने एसेंशियल अमीनो एसिड याद रखने की ट्रिक। वेलिन होता है, आइसोल्यूसिन होता है, फिनाइल एलेनिन होता है। अब आपके साथ गलती क्या होती है, फिनाइल एलेनिन होता है, एलेनिन नहीं होता है एसेंशियल अमीनो एसिड। देखो जहां गलती होती है वो पहले आप, अपन को आइडिया रहता है, आपको अभी उतना नहीं, हमें क्वेश्चन कहां से आता है और अपन गलती कहां करते हैं। तो आपसे गलती क्या होती है, फिनाइल एलेनिन तो एसेंशियल है, लेकिन एलेनिन एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, और आप गलती क्या करते हो, इस एक आध क्या निकालते हो, एलेनिन, फिर ऑप्शन में आता है तो टिक करके आते हो कि ये तो सही है, जो गलत होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो वेलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल कीटोन यूरिया जो पढ़ते हो, ठीक है, हिस्टीडीन और आर्जिनिन। हिस्टीडीन और आर्जिनिन वैसे क्या होते हैं, इन्फेंट या न्यूबॉर्न बच्चे में नहीं बनते, लेकिन एडल्ट जब एज होती है उसमें बनना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, लैक्टेशन में, प्रेगनेंसी में और इन्फेंट्स में लेना जरूरी है, बट एडल्ट एज में लेना जरूरी नहीं है, उसमें ये बनते हैं, इसलिए अपन इसको सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड बोल देते हैं। और कल में ये भी था कल के ऑप्शन में था ना, तो कहीं यहाँ भी चकरा गए होंगे, सही है नहीं, हाँ। तो आर्जिनिन एक का मींस होता है आर्जिनिन, और एच हिस्टीडीन होता है, ठीक है। एल का मींस ल्यूसिन और लाइसिन, एल का मींस दो एल है ना, एक का मींस ल्यूसिन, एक का लाइसिन। मिथियोनिन होता है, ट्रिप्टोफैन होता है और थ्रियोनिन होता है, ठीक है। ये होते हैं अपने एसेंशियल अमीनो एसिड। तो क्वेश्चन सेम आता है, उसी तरह आता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में से भी, कि कौन सा एसेंशियल फैटी एसिड है, एक्सेप्शन, ठीक है। इसलिए अपन को पॉली वाले को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये वैसे अगर प्रोटीन में पढ़ेंगे अपन, लेकिन कल चलो कुछ क्वेश्चन भी आया था और ऐसा था ना क्वेश्चन। तो आर्जिनिन हमेशा ध्यान रखना, एक का मींस आर्जिनिन होता है और फिनाइल एलेनिन होता है, लेकिन ऑप्शन में केवल एलेनिन आता है, ये कैसा हो जाएगा, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। कल वाले में एक सिस्टीन था शायद, सिस्टीन था ना, तो सिस्टीन तो नॉन एसेंशियल है, बाकी आर्जिनिन बचा, तो शायद दो ऑप्शन थे। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन में डिपेंड करेगा अगले वाला किसको सही माने, उसने पूछा एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो एक में था, जैसे चार ऑप्शन थे ना, तो एक में आर्जिनिन को भी ऐड किया था, 1 2 और 3 मान लो अपने, ठीक है। दूसरा ऐसा ऑप्शन था जिसमें सिस्टीन वाला भी नहीं था, लेकिन केवल दो ही थे, एक और दो। अब इस कंडीशन में डिपेंड करता है, ये भी अगर सही है, बट अगर इसको सेमी सिंथेसिस में काउंट करें, सेमी एसेंशियल में, तो फिर तो ये सही होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में डिपेंड, लेकिन ऐसे एक या दो क्वेश्चन होते हैं, इनका ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, फिर समझे मेरी बात, समझ गए ना, कहीं को भी पता ही नहीं चला क्या हो रहा है, क्यों भाई, समझ गए। तो ऐसी कंडीशन में अगर अगले वाला इसको सेमी एसेंशियल में कंसीडर करे, तो वो सही मानेगा रेस्ट को। अगर इसको वो एसेंशियल में, क्योंकि ऑप्शन में दोनों थे, ये देखा था मैंने, दोनों में मैच हो रहे थे, ठीक है ना, लेकिन ये ज्यादातर दोनों किस में आते हैं, सेमी एसेंशियल में आते हैं, ठीक है, क्योंकि एडल्ट एज में बनना शुरू हो जाते हैं, बाद में लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बट लैक्टेशन में क्यों जरूरी है, क्योंकि बच्चे के लिए चाहिए, मदर में बन रहा है वो तो उसके लिए बन रहा है, बच्चे के लिए एक्स्ट्रा चाहिए ना। आप बोलोगे मदर भी तो एडल्ट है, उसको क्यों दे रहे हैं, तो लैक्टेशन और प्रेगनेंसी बोला है मैंने, यस। अब वो आपको पता होना चाहिए कि उसके होने वाले बच्चे के लिए उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है, जैसे फोलिक एसिड देते हो ना वैसे, ठीक है। ये लिख लिया, चलो आगे देख लो नेक्स्ट। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेनिंग डबल बॉन्ड, और उसमें डबल बॉन्ड नहीं होता सैचुरेटेड में, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स,
इसमें सबसे पहले आता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्यों बोलते हैं इसमें केवल सिंगल डबल बॉन्ड होता है, सिंगल की बजाय अपन वन लिखेंगे, वन डबल बॉन्ड। इसमें वन डबल बॉन्ड पाया जाता है। मोनो का मींस क्या होता है? वन, ठीक है। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी मोनो यानी वन डबल बॉन्ड पाया जाता है ओनली, इसलिए अपन इसको बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओनली वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट। ओमेगा 9 मेनली आते हैं, ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है, ओमेगा 9 होता है, ठीक है। तो ओमेगा 9 आता है मोनो में। अब एक और बता देता हूं थोड़ा आपको याद रखने के लिए, दिमाग में फिट कर लो। ऐसे तो याद रहेगा ना, ओमेगा 3 होता है, 9 होता है, 6 होता है, किसमें क्या होता है थोड़ा है ना लफड़ा। तो देखो 3 होते हैं, जैसे मैंने याद रखा है वैसे मैं कोशिश करता हूं आपको भी याद रखवा दूं, ठीक है। एक ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है और ओमेगा 9 होता है, टोटल 3 है, ठीक है। तो मोनो यानी क्या होता है? वन, ठीक है। तो मोनो एक तो वन बॉन्ड होता है इसलिए बोला, वन डबल बॉन्ड होता है इसलिए मोनो बोला। दूसरा इनमें से एक ही होता है इसमें, इसलिए भी अपन मोनो से याद रख सकते हैं। तो वो केवल होता है ओमेगा 9, एक होता है, तो ये याद रहेगा, एक रहेगा। अब दूसरी बात ये है कि अब दो बच्चे वो किस में आ जाएंगे? पोली में, पुफा में, ठीक है। अब दो कौन से हो? वो भाई एक रहता है मोनो से, एक तो याद रह गया, लेकिन अब 3 होता है, 6 होता है या 9, ये भूल सकते हो ना। तो इसका आपको याद रखना है, बैलेंस करना दोनों साइड में, दोनों साइड में बैलेंस करना। तो इधर एक ही रखना है, तो कौन सा रखेंगे कि उधर वाले के दोनों के बराबर हो जाएगा? 9 रखोगे तो 6 3 9 हो जाएगा उधर भी। ये तो अपनी खुद के दिमाग की क्रिएटिविटी मान सकते हैं, इसमें ना कोई वैसे लॉजिकल प्रूफ की बात नहीं है, समझ पाए हो? भाई कभी भूलिए नहीं, दोबारा क्यों पढ़ूंगा मैं इसको? हमेशा पढ़ो तो ये सोचो दोबारा मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम, लेकिन अभी मैं कितना भी टाइम इसको दे सकता हूँ, लेकिन ये चीज मेरे क्लियर होनी चाहिए। यस, अगर ये सोच के पढ़ोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती सिलेक्शन से, ठीक है। लेकिन ये आपकी सोच होनी चाहिए उस टाइम पढ़ते टाइम कि इस चीज को मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, अपनी कोशिश। एग्जाम में क्वेश्चन है वो गलत भी नहीं होना चाहिए, अगर आ गया गलत तो फिर तो क्या पढ़ेगा, से ना। तो काफी सारी चीजें आप ऐसे पढ़ोगे ना, तो मैं ये नहीं कहता कि 100% चीजें आपकी उसी टाइम याद हो जाएगी, भाई पॉसिबल नहीं है, तो अपने को पता है, लेकिन मैक्सिमम चीजों को आप कवर कर सकते हो जो एग्जाम में आती है, और आपका टाइम भी सेव होगा, आपका नेगेटिव मार्किंग अपने आप ही रुक जाएगी। 100% कॉन्फिडेंस ये होता है, तो होता है करके आना वो, ठीक है। तो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो ओमेगा इधर तो ओमेगा 3 बता दी मैंने, उसमें से इधर मोनो यानी एक ही होगा, तो एक वाला भी कौन सा होगा जो उधर वाले को बैलेंस कर देगा? तो 9 होगा, 100% क्या होगा? 9 होगा, उधर 6 और 3 अपने आप बच जाएंगे पोली में। तो अब ये एग्जाम थोड़ा आपको याद रह जाए, इसलिए ओमेगा 3 बेस्ट होता है हार्ट के लिए, यानी पुपा सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। ये पूछा गया ओमेगा 3 का, इसलिए मैं बताऊं। ओलाइव एसिड, ओलाइव एरिसिक मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी होती है सरसों, सरसों का तेल भी बढ़िया है भाई, लेकिन उतना बढ़िया नहीं है जितना पुपा बढ़िया है, ठीक है। पामीटोलिक एसिड, वहां पामीटिक था या पामीटोलिक है, वहां आर्चिटिक था, आगे आर्चिडोनिक पड़ेंगे, ठीक है। अब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जाते हैं उसको पॉली में अपन काउंट करते हैं। टू और मोर डबल बॉन्ड मोस्टली फाउंड इन वेजिटेबल्स ऑयल और सैचुरेटेड आर मोस्टली फाउंड इन द एनिमल ऑयल। ओमेगा 3 और ओमेगा 9। लिनोलिक एसिड ओमेगा 6 होता है, सेफ लोबर सबसे बेस्ट सोर्स है पुपा का 78%, ठीक है। आर्चिडोनिक एसिड ओमेगा 6 और लिनोलेनिक एसिड ओमेगा 3 जो सनफ्लावर में सबसे ज्यादा पाया जाता है 71%। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है, अगर तीनों ऑप्शन में है तो तीनों आपको याद रखना है एसेंशियल फैटी एसिड, बट ये आर्चिडोनिक क्या होता है? अडल्ट एज में बनना शुरू हो जाता है, जैसे एमिनो एसिड पढ़ रहे थे ना भाई, आर्जिनिन और स्टीरिन का पढ़ रहे थे अडल्ट में, सेम उसी प्रकार से आर्चिडोनिक क्या होता है? अडल्ट एज में बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अडल्ट एज में बनना शुरू हो जाता है, और ये मेनली किससे बनता है? लिनोलिक एसिड से बनता है, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूं कि एसेंशियल एमिनो फैटी एसिड तो मेनली दो ही होते हैं, लिनोलिक और लिनोलेनिक। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? ऑप्शन क्या है? समझिए मेरी बात, तीनों को कंसीडर करते हैं एक बार अपन एसेंशियल फैटी एसिड, बट आर्चिडोनिक अडल्ट एज में बनना शुरू हो जाता है, जैसे आर्जिनिन वहां बन रहा था, स्टीरिन बन रहा था, तो ये सेमी एसेंशियल फैटी एसिड में काउंट कर लेते हैं। फिर पूछा जाता है ये बनता किससे, किसका डेरिवेटिव है? तो सेम सेम का ही होगा ना, ओमेगा 6 ये ओमेगा 6 ये ओमेगा 6 से बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन आता है आर्चिडोनिक एसिड बॉडी में बनता है, बट किससे बनता है? तो जो सेम उसी से बनेगा, तो लिनोलिक एसिड से बनता है, क्योंकि ये तो ओमेगा 3 है, ठीक है। और इसका बेस्ट सोर्स क्या होता है? सेफ्लोर। कौन सा होता है? सेफ्लोर, ठीक है। बाकी सूर्यमुखी का तेल भी 71% गेन करता है, तो ये लिख लो भाई, इसको आप चाहे तो शायद आगे आ जाएगा स्लाइड में लिखा हुआ, सेमी आगे आ जाएगा एसेंशियल का, ठीक है। बाकी आप लिखो तो एक बार टिक तो लिख लो भाई, ओ लिख लो, ठीक। आपको क्या याद रखनी है? ऑल। लेकिन और भी थोड़ा ढंग से क्वेश्चन पूछे तो भी आपको मैंने बता दिया, आर्चिडोनिक को सेमी में कंसीडर कर सकते हैं इन केस ऑफ अडल्ट। अगर सीधा पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ये ऑल में टीटी की तरह करना ऑल को, ठीक है भाई। और ऑल वहां भी याद रखना है, ठीक है। कैंसर में भी लिख लिया, वहां आर्चिडिक था या आर्चिडोनिक है क्या? सेफ्लोर यार, मैंने भी हिंदी में खूब सर्च किया, लेकिन मेरे को तो कोई सेटिस्फैक्शन इसका अब होता है, लेकिन होता खुशबू वाला कुसुम बोलते हैं क्या अपने इस एरिया में? तो शायद अब ट्रांसपोर्ट आजकल तो होता है, लेकिन इसको देखा नहीं वैसे मैंने उगा हुआ, ठीक है। हाँ 65 तो ऊपर वाला हो जाएगा ना, सबसे ज्यादा लिनोलिक उसी में होता है, समझ पा रहे हो आप भाई। इसका बेस्ट सोर्स केवल सनफ्लावर होता है, ठीक है। इसका बेस्ट सोर्स केवल सेफ्लोर होता है। अब शायद मेरे ख्याल से आप ये कह रहे हो 65%, तो इसमें ये इसमें 65 हो सकता है, यस। बाकी इसका तो बेस्ट सोर्स है सेफ्लोर, ठीक है। इसका बेस्ट है। बाकी सैचुरेटेड का कोकोनट भी बेस्ट है, 92 के अप्रोक्सीमेटली होता है, ठीक है ना, उसमें वो सैचुरेटेड का जाएगा, ठीक है। तो अगर पूफा का टोटल का भी पूछे तो आप थोड़ा इसको सेफ्लोर को हमेशा प्रायोरिटी पे रखना, कहने का मतलब ये, ठीक है। मूव लोअर कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बट इंक्रीज एचडीएल, ठीक है। मूफा क्या करता है? लो करता है कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल को, बट एचडीएल को इंक्रीज करता है। और पूफा का एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, पूफा सबको कम कर देता है। फिर क्या करता है पूफा? एलडीएल को कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, बट एचडीएल को भी क्या कर देता है? कम। तो वैसे थोड़ा मूफा ज्यादा बेस्ट माना जाता है इस केस में, ठीक है। लेकिन इसका ज्यादा कम करने का कोई वो नहीं है, ये ज्यादा कोई कम करता नहीं, कम करता है तीनों को, बट उसके कंपेरिजन में कम करता है, ठीक है, यानी स्लो करता है।
इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए एक तो एसेंशियल फैटी एसिड याद रखना है भाई, ठीक है, एक पुफा और मुफा और सैचुरेटेड का तीनों प्रोडक्ट वो एनिमल सोर्स और ये प्लांट सोर्स होता है। बाकी कोलेस्ट्रॉल लाइपोप्रोटीन आपको याद रखना है। ओमेगा 3 दिस वन इज द बेस्ट, लिनोलिक एसिड बेस्ट होता है। रुको ये भी लिख लो, नीचे क्या है ओमेगा 3, हाँ डिक्रीज एलडीएल ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल सीएसटी कोरोनरी हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करता है ओमेगा 3, ठीक है, तो ओमेगा 3 भी आप लिख लो एक बार। ओमेगा 3 डिक्रीज एलडीएल ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल या इसको अपन टीजी भी लिख सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड दो चीजें होती है अलग-अलग, ठीक है, और कोरोनरी हार्ट डिजीज के रिस्क को सीएटी भी लिख सकते हो आप, कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस को भी कम करता है, ठीक है, तो ओमेगा 3 बेस्ट होता है सबसे। ये बेसिक क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, बेसिक आते हैं पेपर में और ये बेसिक आते हैं तो धीरे-धीरे आपकी मेरिट बढ़ती जाती है, तो एलडीएल का एचडीएल का ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऐसे तो अपने गलत होने नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ भाई क्या हुआ है, अच्छा लास्ट लाइन है, मैंने सोचा टाइम हो गया, टाइम तो नहीं हुआ ना अभी, लिखो लास्ट लाइन लिखो, ओमेगा 3 डिक्रीज लिखा हुआ है, पीछे वाले को नहीं दिख रहा तो मैं बोल देता हूं, ओमेगा 3 डिक्रीज एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, टीएजी होता है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, टीएजी जिसको अपन टीजी भी बोल सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड और कोरोनरी हार्ट डिजीज सीएसडी के रिस्क को कम करता है, लिख लिया, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ या क्या ऐसे है, चलो फिर नेक्स्ट है एसेंशियल फैटी एसिड, इसमें आ जाएगा आपका, तो एसेंशियल दोनों के लिए क्लियर कर देता हूं, एक तो अमीनो एसिड और फैटी एसिड, तो एसेंशियल अपन क्यों बोलते हैं इस वर्ड को थोड़ा आप समझ लेना, ठीक है, एसेंशियल का मींस तो सबको पता है ना, जरूरी है लेना, जरूरी है, अब बॉडी में बनते भी नहीं है और जरूरी भी है बॉडी के लिए, तो कहां से लोगे, डाइट में, ठीक है, तो ऐसे फैटी एसिड जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं बट उनको बॉडी के लिए लेना जरूरी भी है, तो इस केस में उनको बाहर से या डाइट में आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, तो एसेंशियल फैटी एसिड बोलो या एसेंशियल अमीनो एसिड बोलो, डेफिनेशन तो दोनों की सेम ही रहने वाली है, यानी ये बॉडी में इनका सिंथेसिस नहीं होता है बट बॉडी के ग्रोथ के लिए इनको बाहर से लेना जरूरी है, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं एसेंशियल फैटी एसिड, और वहां क्या बोल देते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, बस बात तो इतनी है ना, फैटी एसिड और अमीनो एसिड की, बाकी दोनों क्या है एसेंशियल है, तो एसेंशियल फैटी एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन डेराइव ओनली फ्रॉम फूड, मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड इज लिनोलिक एसिड फाउंड इन वेजिटेरियन ऑयल, ठीक है, लिख लो ये डेफिनेशन, डिफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड इन डाइट रिजल्ट इन ग्रोथ रिटार्डेशन, स्किन डिसऑर्डर, फाइब्रोडेमा, टोड लाइक स्किन, अरे एक मेंढक से बड़ा मेंढक होता है, देखा एक मेंढक तो देखा सबने, फ्रॉग मेंढक, एक मेंढक की माँ यानी उससे भी बड़ा मेंढक होता है, उसको टोड बोलते हैं इंग्लिश में, जो आवाज करता है बहुत ज्यादा बरसात के मौसम में, है क्या बोलते हो, हाँ समझ में आ गया भाई, एक तो मेंढक होता है, ठीक है, फ्रॉग मेंढक को क्या बोलते हो, फ्रॉग से मेरे को याद आया, फ्रॉग पोजीशन पढ़ते हो ना, कहाँ पे पढ़ते हो, पीडियाट्रिक में आता है ना क्वेश्चन, ठीक है, हाँ तो फ्रॉग यानी मेंढक, लेकिन मेंढक की माँ बोल सकते हैं, उससे बड़ा मेंढक बोल सकते हैं, उसको बोला जाता है टोड, उसकी अगर देखा है तो उसकी स्किन जैसी होती है ना, वैसी स्किन हो जाती है जिसमें एसेंशियल फैटी एसिड की कमी होती है, उस बीमारी को बोला जाता है फाइब्रोडेमा, डर्मा तो क्या हो गई स्किन, और एक प्रकार की हॉर्नी लीजेंस बन जाते हैं उसमें, तो उसको बोला जाता है फाइब्रोडेमा यानी टोड लाइक स्किन, ये नोट कर लेना, सीधा पूछा जाता है इसको अपन आल्सो नोन एज टोड लाइक स्किन, और इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये विटामिन ए की कमी से भी देखने को मिलता है, किससे देखने को मिलता है, तो आल्सो सीन इन द डिफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए, तो फाइब्रोडेमा जिसको टोड लाइक स्किन बोला जाता है, आल्सो सीन इन विटामिन ए डिफिशिएंसी, ठीक है, ये दोनों में देखने को मिलता है एसेंशियल फैटी एसिड की कमी से, और यहाँ मेनली कहाँ पे देखने को मिलता है, बैक ऑफ द एल्बो, ठीक है, बैक ऑफ द एल्बो मेनली रीजन इसका ये होता है, यहाँ पर लेटरल और बैक ऑफ द एक्सट्रीमिटीज भी बोल सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे मेनली देखने को मिलता है, ऐसे हो जाता है जैसे उसकी मेंढक की स्किन होती है ना, वैसी स्किन हो जाती है पेशेंट की, बहुत केस में एसेंशियल फैटी एसिड की कमी से और विटामिन ए की कमी से, तो ये तो हो गया क्या स्किन डिसऑर्डर, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव फेलियर भी हो जाता है इसकी कमी से, और पुअर वुड हीलिंग, वुड हीलिंग में तो अपन पढ़ते ही है आगे ना, वुड हीलिंग, ठीक है, विटामिन सी, और अब एक और चीज और ऐड कर लो, प्रोटीन, और आप क्या ऐड करोगे एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है, और एक चीज और ऐड कर लेना, वहां साइड नहीं लिखा था जिंक, अब मत बोलना क्यों सुनाया नहीं है या बताया नहीं है, ठीक है, जिंक भी जरूरी है वुड हीलिंग के लिए, एसेंशियल फैटी एसिड भी जरूरी है, विटामिन सी भी जरूरी है, और क्या जरूरी है प्रोटीन, ठीक है, तो ये अगर चारों चीजें आई तो आपको वुड हीलिंग में बताना है, क्योंकि विटामिन सी का और प्रोटीन का तो सबको पता चल गया, इतनी बार पूछ लिया, तो आप चेंज करेगा एग्जामिनर कि यार बार बार वही चीज तो क्या पूछे, तो चेंज करेगा तो ऑप्शन में जिंक डाल सकता है, जिंक नहीं डाले तो क्या डाल सकता है एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है, तो ये चारों चीजें जरूरी है वुंड हीलिंग के लिए, विटामिन सी, प्रोटीन, एसेंशियल फैटी एसिड और जिंक, ठीक है, लॉस ऑफ हेयर तो पढ़ा था आपने, हेयर का तो नहीं है कोई क्वेश्चन, नहीं है ना, तो लॉस ऑफ हेयर तो अपने पढ़ लिया था स्किन में, ठीक है ना, जिसके ड्रग ऑफ चॉइस मिनोक्सिडिल पढ़ा था ना, हाँ चलो ठीक है, ये तो हो गया अपने एसेंशियल फैटी एसिड की कमी से, एग्जांपल देख लो इंपॉर्टेंट है, लिनोलिक एसिड, ओमेगा 6, आर्चिडोनिक एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, देखो सेमी एसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं क्योंकि ये लिनोलिक से बनता है ह्यूमन बॉडी में एडल्ट एज में, और लिनोलेनिक एसिड ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो अब आपके इससे क्यों सुनाई तो गलत नहीं होना चाहिए, मेरे को तो ये उम्मीद है, बाकी आप जानो आपका काम चले, आप कैसे समझ पाए हो, मैंने तो बता दिया भाई ऑर्चिडोनिक सेमी एसेंशियल भी होता है, क्यों, क्योंकि ये बनता है किससे, लिनोलिक से, ठीक है ना, बाकी अगर प्रायोरिटी बेसिस पूछे डायरेक्ट हो तो आप तीनों को एसेंशियल भी करके आ सकते हो, ठीक है ना, ठीक है भाई, चलो तो ये लिख लो, एमिनो एसिड के बाद में नंबर एसेंशियल फैटी एसिड का हो सकता है क्वेश्चन में नेक्स्ट में एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि काफी टाइम हो गया, कई साल हो गए पूछते एमिनो एसिड को, तो आप वो चेंज करेंगे तो कहां पूछेंगे फैटी एसिड में, तो आ सकता है ना, इसलिए हल्के में मत लेना, अब आपकी क्लियर भी हो गया होगा फैटी एसिड, जिसको पहले हल्के में लेते थे अपन, है हल्के में न्यूट्रिशन को भी लेते थे, लेकिन कल के पेपर को देखते पता चला कि
हर चीज का अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, ठीक है भाई। हाँ ट्रिक लिखो, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बॉक्स में डालो ऑल। बच्चों में भी लिख लेना मोस्ट कॉमन कैंसर इन चिल्ड्रन, वो भी ऑल होती है लेकिन उसकी फुल फॉर्म अलग होती है, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, यस और में करेक्ट में क्रॉनिक, ऐसे बोल रहे हो क्या? चलो वहां से आज ने बताया होगा, ठीक है, मैं फालतू में आपको ऑन्कोलॉजी यहाँ डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ठीक है, ठीक है ना, सही है। लेकिन और ठीक है, ये तो थोड़ा याद आपके रख सकते हो। अरे यार लिखो भाई लिखो, ऑनलाइन वालों को भी थोड़ा, हाँ एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया ऑल का ये भी लिख लेना, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। सेंटर जोधपुर भी था क्या कहीं होगा, या आउट ऑफ जोधपुर था? जोधपुर था, तो फिर काफी स्टूडेंट कम कैसे? अच्छा जो फॉर्म भरने के बाद में यहाँ आए थे उनका पहले कोई ऐसा टारगेट था नहीं कि क्या करना अपने को, ये है ना, बाकी आप तो पहले आ गए तो आपका सेंटर यही था, ठीक है बढ़िया, फिर तो ठीक है। न्यूट्रिशन क्या आपका हो गया सबका, तो फिर तो सही करके आएंगे ना भाई, आपका होता है ना पुराने वाले तो। अच्छा और कौन है पुराने? अरे पुराने हिंदी यानी बेस में पुराने, ठीक है ना, तो आपका हो गया पहले, अच्छा सभी का नहीं बना आपका तो किसी का, हाँ ठीक है। तो बढ़िया ढंग से पढ़ना, देखो क्वेश्चन आते हैं बढ़िया, इसकी गलत भी नहीं होती, ये मैं स्टार्टिंग पहली क्लास में ही बताया था मैंने, न्यूट्रिशन वगैरह कम्युनिटी वगैरह ये ऐसे सब्जेक्ट है, पीडियाट्रिक वगैरह जिससे जो क्वेश्चन आते हैं वही बनेंगे, नए क्वेश्चन नहीं बन सकते, और उनके ऊपर अपनी कमांड होनी चाहिए ना, ठीक है, उनके ऊपर अपनी कमांड जरूरी है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, आप डाइटरी सोर्सेज देख लेते हैं एक बार, तो अपन लिपिड पढ़ने हैं, फैटी एसिड पढ़ने हैं, उसमें डाइटरी सोर्सेज की बात करें तो एनिमल सोर्स होता है या नहीं होता? होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड तो मोस्ट कॉमन किसमें पाए जाते हैं? एनिमल में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपका डेयरी प्रोडक्ट कंप्लीट आ जाता है, फिश आ जाता है, ठीक है, मीट आ जाता है, सभी आ जाते हैं, तो एनिमल में आपका आता है डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें फिश आ जाता है, ये नोट करके एडवांस में भी लिख लेना। विटामिन ए एंड विटामिन डी का बेस्ट सोर्स होता है, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। फिश या कोड लिवर ऑयल भी बोल सकते हैं इसको, कोड लिवर ऑयल, ये इसी के ब्रैकेट में लिख लेना जैसे भी लिखो ना, ठीक है ना, कोड लिवर ऑयल वेरी इंपॉर्टेंट है, कोड लिवर ऑयल, ठीक है। प्लांट की बात करें तो प्लांट से अपने सेफ्लोवर देख लिया था, सनफ्लावर भी देख लिया था, कोकोनट भी देख लिया था अपने, पाम वगैरह भी अपने देख लिया था, ठीक है, ओलाइव ट्री वगैरह जो भी सभी किसमें आ गए? प्लांट्स में आ गए, ये लिख लिया, एक बार ये भी लिख लेना, ठीक है, कोड लिवर बेस्ट सोर्स होता है विटामिन ए के साथ में डी का, ये सीधा आता है क्वेश्चन, ठीक है, बिना घुमा फिरा के भी, ठीक है। तो ये तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए अपने, क्योंकि ये क्वेश्चन तो क्या करते हैं, आपको मन चाहिए जगह प्रोवाइड कराएंगे, सिलेक्शन होना उसमें मन चाहिए जगह लेना, क्या हो गया? अच्छा लिख रहे हो यार, अरे इसमें एनिमल में लिख लो आप सभी यार, डेयरी प्रोडक्ट लिखो, डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट में तो सभी आ जाएंगे, ठीक है, अपने बटर आ जाएगा, चलो वो भी ऐड कर लो। रिचेस्ट सोर्स किसका? कैल्शियम का, किसका होता है? कैल्शियम का, ठीक है ना। बट पुअरेस्ट सोर्स किसका होता है? आयरन का, ये दोनों एम्स के एमसीक्यू है, ठीक है। इसमें आ जाएगा बटर वगैरह, चीज वगैरह जो भी आप पनीर वगैरह खा रहे हो, वो चीज से मेरे को याद आता है चीज लाइक रिएक्शन, तो कौन सी ड्रग कॉज करती है, इसका भी क्वेश्चन आता है। तो हर वर्ड से क्वेश्चन लिमिटेड, ज्यादा नहीं बोलता मैं क्वेश्चन या वर्ड वही बोल रहा हूँ जिससे क्वेश्चन तो आता है, चीज से चीज लाइक रिएक्शन आता है ना, कौन सी ड्रग है, किसी को होता है चीज लाइक रिएक्शन है, और डाइसल्फाइड लाइक रिएक्शन है, इनके डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन वहां से आते हैं, तो ये मेरे वर्ड वर्ड भी कैच कर लो आप, इनको भी ढंग से पढ़ लेना कि सर ये बताया था आज चीज लाइक रिएक्शन कैसे होती है, डाइसल्फाइड लाइक किस किससे हो सकती है, ठीक है, तो इनसे सीधे क्वेश्चन आते, जैसे कल आ गया था मॉर्फिन वाला, ओपिएट्स वाला, तो अगर आपको पता है तो मॉर्फिन से मैंने साइड इफेक्ट के पूरे मॉर्फिन, लिथियम का भी लिथियम से याद बताया था आपको, साइड इफेक्ट का लिथियम से याद रखना है, मॉर्फिन का मॉर्फिन से याद रखना है, और फिंटोइन का हॉट मलिका से याद रखना है, बता क्या नहीं, कहीं को तो याद नहीं है, कहीं को है, कई बाद में आए तो उनको बेचारों को ये भी नहीं पता कि बताया, ठीक है सॉरी, ठीक है, तो कई बाद में आए तो उनको ये नहीं पता कि बताया, पहले वाले कहीं को बताया तो उनको याद नहीं है, और फिर आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, डिजोक्सिन का जिक्र किया मैंने, सभी डी से क्या क्या शुरू होता है वो बताया था, अगेन बता देता हूँ, अगर पूछ लेना डिजोक्सिन इंपॉर्टेंट है, सभी डी से अपन याद रख सकते हैं, उसके जो भी होने वाले काम है, लिथियम के पूरे साइड इफेक्ट लिथियम से याद रख सकते हैं, मॉर्फिन के पूरे साइड इफेक्ट मॉर्फिन से याद रख सकते हैं, फिंटोइन के साइड इफेक्ट पूछा जाता है, हॉट मलिका से याद रख सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें पूरी जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है। अब कल आ गया ना मॉर्फिन का, ठीक है भाई, तो ऐसे ही आते हैं, नॉट में और आएंगे अभी, तो नॉट में और आएंगे, तो लिख लेना जो ट्रिक वगैरह है, क्योंकि भाई फार्माकोलॉजी तो मैं पढ़ाता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको अगर कहीं हेल्प हो तो उसमें क्या जा रहा है, ठीक है, तो कुछ ड्रग आपको ज्यादा ही परेशान करे ना, तो चाबी आपको दे दूंगा, तो ले लेना, ठीक है, ये बात है, क्योंकि लिखी हुई है बनाई हुई है, तो वो बड़ी बड़ी तो ऐसी भी कुछ बटना तो नहीं उनका, ठीक है, यानी चीज हर चीज तो याद में भी नहीं कर सकता, ठीक है, तो ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट है जिसका क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है भाई। तो ये हो गया डेयरी प्रोडक्ट, इसमें मीट भी लिख लो, इसमें आप लिख लो क्या हो गया, वो तो फिश, कॉड लिवर ऑयल भी आप लिख सकते हो इसमें, कॉड लिवर ऑयल। प्लांट्स में तो आप लिख लो मेनली सेफ्लोवर लिखो, सबसे बेस्ट है, और सनफ्लावर भी लिख लो, ठीक है ना, बाकी तो पाम तो लिख ही सकते हो, कोकोनट भी आप, कोकोनट में सबसे ज्यादा सैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है, हाँ राइटिंग जरूर थोड़ी याद खराब है, सोच लेना, समझ में नहीं आया तो बोल के बता दूंगा, ठीक है, लेकिन चीजें इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख जरूर लेना, राइटिंग खराब है वो एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं, लेकिन चीज इंपॉर्टेंट है इसको भी एक्सेप्ट कर रहा हूं, ठीक है, हाँ तो ये लिख लिया, अब तो चलिए आगे, इसके बाद में आरडी देख लेते हैं भाई, और आरडी की बात करें तो कई क्वेश्चन आ गया था आपके कैल्शियम का, वो किसका आरडी का क्वेश्चन था भाई, कैल्शियम डेली कितना लेना होता है, ठीक है, तो कहां से आया था, आरडी का क्वेश्चन था, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज, ठीक है, तो अगर अपन बात करें तो अडल्ट प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमन में 10 to 20% लिपिड डेली होना चाहिए,
कार्बोहाइड्रेट तो कितना ले लो 50 से 70%, तो लिपिड कम से कम 15 से 30% होता है, लेकिन कम से कम लेना है 10 से 20%। यस, तो ये आप लिख लो, आरडी लिख लो। चिल्ड्रंस में थोड़ा ज्यादा लेना होता है 15 to 20%, ठीक है। इन्फेंट्स में उससे भी ज्यादा लेना है 25 to 30%, तो 25 to 30 इन्फेंट्स में हो गया, चिल्ड्रंस में 15 to 20% हो गया, और अगर अपन बात करें 10 to 20% किसमें हो गया, एडल्ट प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन। और एसडी आपको याद होना चाहिए मेरे ख्याल से लिपिड का 4%, ठीक है ना, वो भी ऐड कर लेना चाहिए अगर आप करना चाहो। 30 to 50 ग्राम डेली, ये इतना डेली लेना होता है। ग्राम की अगर बात करें तो एक एडल्ट की बात करें तो 30 to 50 ग्राम डेली लिपिड लेना होता है, लिख लो। रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज, इतना लेना जरूरी है। एक तो मनमर्जी से अपन, भाई कईयों को कोई खाना पसंद नहीं है, वो खाता नहीं बिल्कुल भी, तो वो भी गलत है। बट ये किसको बताता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना लेना जरूरी है। इससे कम ले रहे हो तो भी गलत है, ज्यादा ले रहे हो तो भी गलत है, तो उसको अपन आरडी में कंसीडर करते हैं, रिकमेंड किया जाता है डेली कितना लेना, ठीक है। तो रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज शॉर्ट में अपन आरडी बोलते हैं, ठीक है। अब ये लिख लो भाई, देखो सैचुरेटेड में सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा होता है 92%, ठीक है ना। देखो परसेंटेज यहाँ लिखा हुआ है, तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको परसेंटेज में है, ठीक है। यहाँ सेफ फ्लोर की बात करें अपन, ये रहा सेफ फ्लोर, तो 75%, ठीक है भाई। सनफ्लोर में 65 और वहाँ 71 पड़ा था, बट वो अलग अलग एसिड का था, ठीक है, अलग अलग था। एवरेज अगर अपन देखें पॉलीअनसैचुरेटेड तो 65 बोल सकते हैं। कॉर्न ऑयल इसका 65 इक्वल होता है, सन फ्लोर का और कॉर्न ऑयल का क्या होता है, लगभग सेम होता है। सोयाबीन वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन क्या आता है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन, जिसमें 43% प्रोटीन होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोयाबीन। प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स होता है सोयाबीन। बट अगर आपसे पुपा का सोर्स पूछे तो बेस्ट होता है सेफ्लोर। मूव इसका सैचुरेटेड का पूछे तो कोकोनट ऑयल, ठीक है। और रेफरेंस प्रोटीन किस होती है सबसे ज्यादा, अरे देखो कुछ स्टूडेंट क्या सोचते हैं प्रोटीन है वहीं पढ़ लेंगे, यहाँ क्यों बताया, बताता हूँ मैं, हर स्टूडेंट की थिंकिंग का लगभग चीजों को पता रहता है। लेकिन ये चीज बताऊँ मैं आपको, मैं ये चाह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज अगर आप 10 बार पढ़ो तो भी कम नहीं है, और फालतू की चीज आप अगर 2 बार पढ़ो तो भी ज्यादा ही है। अब इन 2 वर्ड से आप निकाल सकते हो, समझे भाई। तो मैं, हो सकता है आपका अभी माइंड है उस टाइम आपका रहे या नहीं रहे, किसी भी स्टूडेंट का, तो कम से कम वो एक बार तो सुन ले 10 बार में से, क्योंकि क्वेश्चन तो वहां से आएगा, ये तो 100% गारंटी है। तो एक को बोला जाता है रेफरेंस प्रोटीन, एक को बोला जाता है कंप्लीट प्रोटीन। एक में हालांकि 13% प्रोटीन होती है, बट फिर भी बेस्ट है, जबकि सोयाबीन में 40, हाँ उसको नेट जो यूटिलाइजेशन होता है वो 96% होता है, ठीक है। नेट यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, एनपीयू की अगर बात करें, ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी बोल सकते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद में यूटिलाइज होता है, तो सबसे मैक्सिमम क्या होता है, एक होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी कंसेप्ट निकाल दिए होते हैं अलग अलग, वो इस लेवल तक की सोच पाते हैं तो उनको एक्स्ट्रा चीजें बतानी पड़ती है, ठीक है। मैं प्रोटीन में तो बताऊंगा ही आपको, लेकिन मैं चाह रहा हूँ अगर इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो 2 बार बताऊं तो कोई नुकसान नहीं है, कहीं तो कहीं आप केज करोगे, क्योंकि क्वेश्चन तो वहां से आना है, ठीक है। हाँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सोयाबीन यहाँ तो पढ़ी रहे अपन, वहां भी पढ़ेंगे प्रोटीन में, यानी सबसे हाईएस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन होता है सोयाबीन, 43% याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट नीचे क्या भाई, कुछ है क्या, बटर आ रहा है, ठीक है। बटर इसमें भी कम नहीं है, इसमें देखो यही होता है सैचुरेटेड, ठीक है, वो तो बिल्कुल कम है, और बिल्कुल कम है तो उतनी बड़ी रिस्क है, इसलिए घी खाओ तो थोड़ा सोच समझ कर, है। अपने एंसेस्टर खाते तो वो तो मेहनत ही करते थे, उसी हिसाब से यूटिलाइज भी करते थे, ठीक है। बट यहाँ गड़बड़ हो सकती है ना, अपन बैठे रहते हैं, वो भी एसी में बैठे रहते हैं, और फिर आप जॉब लग जाओगे तो भी फिर एसी में रहोगे एनी टाइम, तो वहां फिर वो यूटिलाइज जो है, ठीक है, बात ये होती है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा करना क्या, कंट्रोल किसको, इसको, ये क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा याद रख सकते हो ना आप, इसलिए हेल्प मिल जाए याद रखने में, ठीक है। हर चीज को मजाक में भी नहीं लेना होता है, थोड़ा याद रखने का तरीका उसे अपन, हाँ ठीक है भाई, लिख लिया। अरे ऐसी चीजों की स्क्रीन अच्छा चलाओ नहीं, आप ऑनलाइन वाले तो ले सकते हैं भाई, हाँ बिल्कुल। जय माँ सेना वाली, बिल्कुल हाँ, जो भी मैंने ड्रग्स बताई है इंपॉर्टेंट, वो यूट्यूब पे अगर आप क्लास सर्च करोगे तो मिल जाएगी आपको, ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में बता रखा है, विद ट्रिक भी बता रखा है, ठीक है। शॉर्ट वीडियो उसमें आप देख सकते हो, मिल जाएगी आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी। ग्राउंड नट तो बोलते हैं मूंगफली को, ठीक है। तो इसमें क्या जाता है, इधर 19 है, ये तो एवरेज है लगभग, ठीक है। बाकी कॉटन सीड में भी होते हैं, कॉटन डस्ट और कॉटन सीड। दो कलर यहाँ चेंज देखने को मिल रहे हैं आपको, एक तो नारियल का 92%, एक सेफ्लोर का 75, तो दोनों को आप कुछ भी मार्क कर लेना अपनी तरफ से, इंपॉर्टेंट इसलिए कलर चेंज किया गया, ठीक है। बाकी सभी भीड़ के हिस्से हैं, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है, लिख लिया है, अगले बगल से लिख लेना, क्या लिख लिया क्या, ऐसे थोड़ा हाथ स्पीड थोड़ी मेरी भी स्लो थी, लेकिन मैं अब आपको बोलूँ तो भी क्या बोलूँ, थोड़ी स्पीड बढ़ा लो यार, है स्पीड थोड़ी बढ़ा लो, ठीक है। बुकलेट वगैरह तो होगी आपके पास में, कुछ चीजें वहां भी मिल जाती है। अरे टाइम को यूटिलाइज करना भी आना चाहिए, पढ़ाई में भी इतना नहीं खोना है कि वो चीजें भूल जाओ सभी, क्योंकि कुछ चीजें होती है उसी उम्र में होती है करने की, तो वो निकल जाती है बाद में, ठीक है ना। तो कुछ चीजें आपको बड़ी बड़ी होकर मिल भी जाएगी शायद, अगर फॉलो कर रहे हो तो, समझ पा रहे हो मैं। तो टाइम को मैनेज करना भी आपको थोड़ा बताना चाहिए ना, कहीं ज्यादा सीरियस हो गया तो भाई ज्यादा नहीं होना, ठीक है। मेरा कहने का मतलब अगर बुकलेट है तो वहाँ सारी मिली हुई है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो ना वहाँ से, समझ पा रहे हो बात। चलो ठीक है, तो क्योंकि सारी में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, हर एक वर्ड आप लिखते होंगे यहाँ, ठीक है। तो आपको बुकलेट में सारे में ये मिल जाएगी मेरे ख्याल से, एक बार देख लेना, ठीक है। तो थोड़ा काम इजी हो जाएगा। फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, और इंपॉर्टेंट कैसे है, अपना लाइपोप्रोटीन यहाँ काम आएगा, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यस, तो प्रोड्यूसर ऑफ ऑल स्टेरॉइड हार्मोन, तो आप हार्मोन पढ़ते हो अलग अलग, प्रोटीन नेचर के हार्मोन, लिपिड नेचर के हार्मोन, स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन, तो वो सभी किससे बने होते हैं, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है। प्रोड्यूसर ऑफ द विटामिन डी,
और विटामिन डी को अपन कैसे बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं सनशाइन विटामिन, आल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी विटामिन एक्ट लाइक ए हार्मोन, विटामिन डी। पता नहीं बात का, विटामिन डी एक्ट लाइक ए हार्मोन, लाइक ए, ये हार्मोन की तरह काम करती है, ठीक है, बाकी विटामिन नहीं करती, बट विटामिन ए एक्ट लाइक ए हार्मोन। और इसका मेन फंक्शन तो आपको सभी को पता, आगे पढ़ लेंगे वो। तो कैल्शियम का क्या करवाती है, अवशोषण करवाती है, ठीक है। तो इसका प्रिक्यूर्सर भी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि स्किन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसी से क्या बनता है, विटामिन डी बनता है, इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन बाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाइल किससे बनता है, कोलेस्ट्रॉल से। अब मैं आपको ये कांसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, आप कितना टेंशन दे पा रहे हो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन बनता है, क्या बोलते हैं, कोलिलिथियासिस। तो मोस्ट कॉमन कोलिलिथियासिस किसका बना होता है, कोलेस्ट्रॉल का। तो अगर आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल से ही बाइल बनता है, और बाइल कहां पे रहता है, गॉल ब्लैडर में। अब यहाँ पे ज्यादा टाइम तक स्टे करता है, तो उसी से क्या बनता है, स्टोन बनता है। तो वो स्टोन किसका होगा, कोलेस्ट्रॉल का। तो रहता तो नहीं मानना ना, तो दो चीजें क्लियर हो रही है, बाइल बनता है कोलेस्ट्रॉल से, बाइल रहता है गॉल ब्लैडर में, और ज्यादा टाइम तक रुका हुआ रहेगा बाइल, तो धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल वहां पे जमना शुरू हो जाता है, क्या बनाता है, स्टोन, जिसको आप कोलिलिथियासिस बोलते हो, कोली। और किडनी में सबसे ज्यादा स्टोन किसका बनता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट का, कैल्शियम ऑक्सीलेट का। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। तो बाइल कोलिलिथियासिस का स्टोन मोस्ट कॉमन कोलेस्ट्रॉल का होता है, क्योंकि बाइल किससे बनता है, कोलेस्ट्रॉल से। तो आपको बोलना, अगर ये चीज भी याद है तो ये अपने आप याद आ जाएगी, भाई बाइल किससे बनता है, कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है। सर्जरी कौन सी करता है फिर, कोलेसिस्टेक्टोमी, पता है ना। ये यूपी का पिछला पेपर हुआ था, केजीएमयू एससीपीजे जो भी हुआ था, उसमें ये पूछा था, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कोलेसिस्टेक्टोमी, जिसमें क्या साइन देखने को मिलता है, चलो वो तो बातें छोड़ आगे अपना करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, थोड़ी पूरी यहाँ थोड़ी पढ़ेंगे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में तो इंपॉर्टेंट रोल है कोलेस्ट्रॉल का और लिपिड का। एक्सेसिव कंज्यूम लीड टू सीएडी, अगर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल भी ले रहे हो तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज देखने को मिल सकती है और हो सकती है। तो ये ज्यादा कंज्यूम करना भी नुकसानदायक होता है कोलेस्ट्रॉल। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन ऑफ विटामिन ए, डी, के, यानी फैट सोल्यूबल विटामिन। कौन से, फैट सोल्यूबल विटामिन, जो कहां पे स्टोर होती है, पूछा जाता है ना, ये विटामिन कहां स्टोर होती है, लीवर में, ठीक है, लीवर में। सब घुमा देता है कि क्लोटिंग फैक्टर कहां बनते हैं, लीवर में। अरे किससे बनेंगे क्लोटिंग फैक्टर, कैसे, तो जहां पे स्टोर हुई वहीं तो बनेगी। तो विटामिन के से क्या बनते हैं, क्लोटिंग फैक्टर। इसीलिए जिस पेशेंट के लीवर फेल होता है, लीवर सिरोसिस होता है, उसके डेथ होने का रीजन क्या है, ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, बिकॉज क्या नहीं बन रहा, क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है। क्रोनिक लीवर डिजीज बोलते हैं ना, क्रोनिक लीवर डिजीज, ठीक है, उसमें जो ज्यादातर अल्कोहल का सेवन करता है, लीवर सिरोसिस होता है, उसमें डेथ का रीजन फिर क्या होता है, दिस वन, ठीक है। विटामिन के की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। सो विटामिन के की कमी नहीं, क्लोटिंग फैक्टर की कमी हो जाएगी, क्योंकि लीवर काम नहीं कर रहा तो क्या नहीं बन रहे, क्लोटिंग फैक्टर। और अगर फाइब्रिनोजन भी नहीं, प्लाज्मा प्रोटीन कहां बनती है, लीवर में, पता है ना। प्लाज्मा कल तो आया तो था एल्बुमिन का क्वेश्चन, तो प्लाज्मा प्रोटीन भी कहां बनती है, लीवर में। तो उधर फाइब्रिनोजन नहीं बने, इधर क्लोटिंग फैक्टर भी नहीं बने, वो भी क्लोटिंग फैक्टर वैसे तो। इसकी वजह से क्या हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से उस पेशेंट की क्या होती है डेथ। मैंने देखा है लाइव हॉस्पिटल में, इसलिए जीआई डिपार्टमेंट हमारे पास में था, ठीक है। तो ये पेशेंट कहां थे फिर, जीआई में आते हैं, ठीक है। तो फिर क्या खून की उल्टी होती है, वोमिटिंग होती है, खतरनाक, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। फिर कहां से रोक सकते हैं भाई, नहीं रोक सकते ना। तो उस केस में उनकी फिर क्या होती है डेथ। तो उसका रीजन क्या होता है ये। तो ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, मजाक के लिए नहीं, आप लिंक जोड़ पाओ, ठीक है भाई। फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये लीवर में स्टोर होती है, लीवर में स्टोर होती है। तो आपको पता है विटामिन के से क्लोटिंग फैक्टर भी बनते हैं, तो वो भी कहां बनेंगे, दूसरा क्वेश्चन आता है, लीवर में बनते हैं। इसलिए तीसरा मैंने वो भी बता दिया, लीवर फेलियर वाला किसके लिए, आपको ध्यान में रखना, ब्लीडिंग के लिए, वो ब्लीडिंग के लिए क्या प्रोन होता है पेशेंट। और कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर विटामिन के से बनते हैं, ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता है। केनिया 279/10, केनिया 279/10, क्रिकेट में होता है ना, केनिया 279/10। के का मींस विटामिन के, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 एंड 10, ये किससे बनते हैं, विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है, बिना घुमा फिरा के सीधा यही आता है कि विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। अगर एक भी मिस हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत। तो केनिया 279/10, 2-3 बार बोलोगे तो याद रह जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा चेंज कर देता है कि वारफेरिन अगर किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो कौन से क्लोटिंग फैक्टर को वो इनहिबिट करने का काम करती है, तो सेम इन्हीं को। इसीलिए तो एंटीडोट क्या देते हैं, विटामिन के, वारफेरिन का, ठीक है। तो चीजें वही है, थोड़ा आपको कोरिलेट करना होता है। चलो आगे देखते हैं। हेल्पफुल इन सिंथेसिस ऑफ सेक्स हार्मोन, एस्ट्रो लगा है, एस्ट्रोजन, यानी किससे बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल से, स्टीरोन से बन रहा है, ठीक है। ब्लेंड डाइट, लो फैट, लो स्पाइसी डाइट कोलोनोस्कोपी में देते हैं, पढ़ा था ना। सॉरी, लो फाइबर देते हैं कोलोनोस्कोपी में, ये देते हैं कौन से पेशेंट को, लो फैट डाइट, जीआरडी डंपिंग, जीआरडी वाले को। तो लो फैट डाइट, ब्लेंड डाइट किसको देते हैं, जीआरडी वाले पेशेंट को, पेप्टिक अल्सर डिजीज वाले पेशेंट को, ठीक है। इन पेशेंट को अपन ब्लेंड डाइट देते हैं। ब्लेंड डाइट का मींस होता है स्पाइसी फूड या लिपिड उसमें क्या होता है, कम होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लेंड। और कोलोनोस्कोपी में क्या बताया मैंने, लो रेजिड्यू डाइट, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन कोलन कैंसर का खोज भी होता है, स्पाइसी फूड या लिपिड, ठीक है। फैटी एसिड भी बोल सकते हैं, एक बात है ना। तो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द कोलन कैंसर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्लेंड डाइट। इसका सीधा क्वेश्चन आता है, तो अपने को बस इतना मेरा बताना है कि ब्लेंड डाइट क्या होती है, जिसमें लिपिड कम होता है, सीधी सी भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट लिख दिया वैसे, ठीक है। नेक्स्ट अपने ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फैटी एसिड की वजह से क्या क्या हो सकती है, ये तो देख लिया आपने, टोड स्किन और फाइनोडर्मा। जो विटामिन आल्सो लिख लिया होगा, आल्सो कॉज्ड बाय द विटामिन ए डिफिशियंसी। हॉर्नी पॉपुलर इरप्शंस ऑन पोस्टीरियर एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई एंड बैक एंड ट्रीटेड बाय द शेफ्ट और सीड्स, ये तो देंगे क्योंकि एसेंशियल फैटी एसिड सबसे ज्यादा इसी में होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा यहां से चेंज करना, बैक, देखो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई एंड बैक, एंड अपन ये भी पीछे का लिख सकते हैं, बैक ऑफ एल्बो एंड नी, ठीक है। यहाँ पे भी देखने को मिलता है, जब इमेज देखोगे ना सर्च करके तो वो इमेज यहाँ की आती है, ठीक है। तो उस बेसिस पे अपन बैक ऑफ द एल्बो एंड नी वाले एरिया में टोड लाइक स्किन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट
एक्सेसिव स्टोरेज लीड टू ओबेसिटी, अगर ज्यादा स्टोरेज हो रहा है तो क्या होगा, ओबेज। और बीएमआई ओबेज का बोलते हैं, वो तो ओवरवेट हो गया। अप्रोक्सीमेटली अबाउट 30 भाई 18.9 टू 24.9 तो क्या होती है, नॉर्मल है ना ये तो, ठीक है। और उसके बाद में ओवरवेट आता है, और जब 30 क्रॉस कर लेती है बीएमआई तो उसको अपन किसमें कंसीडर करते हैं, किसमें, ओबेज में। तो अगर ज्यादा क्या खा रहे हो लिपिड तो भी क्या हो सकते हैं, ओबेज। तो ये इसके क्या है, कोलन कैंसर मोस्ट कॉमन कोज स्पाइसी फूड है। और कोलन कैंसर में साइन पूछे तो पेंसिल लाइक स्टूल, पता ना इसमें डिजीज का अलग अलग है, पेंसिल लाइक स्टूल, ये नोट कर लेना भाई, पूछा जा सकता है। तो अभी तक तो ये पूछा गया मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द कोलन कैंसर, ऐसे नहीं लिखा, पूछा गया इसलिए लिखा है, ठीक है। इसमें देखने को मिलता है पेंसिल लाइक स्टूल, ठीक है। और इस का रिबन लाइक स्टूल, ठीक है। इंटरसेप्शन में जेली लाइक स्टूल, ठीक है। टाइफाइड में पी सूप स्टूल, कोलेरा में राइस वाटर स्टूल, ठीक है। ये सभी बच्चों ने याद होना चाहिए क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा पेंसिल लाइक स्टूल, ठीक है, ये लिख लो। नेक्स्ट सीएडी भी हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी इसकी वजह से हो सकती है, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ फेट, अब एक क्वेश्चन बच्चों ने इंसुलिन का इंजेक्शन रोटेट करके क्यों लगाते हैं, पढ़ते हो, है? पूछा जाता है। इंसुलिन का इंजेक्शन एक दिन क्योंकि वो डेली लगता है, वो जरूरी नहीं दिन में एक बार, दो बार भी, तीन बार भी लग सकता है, तो फिर उसको क्या कहते हैं, रोटेट। भाई अगर सुबह इधर लगाया तो शाम को इधर लगाना है, या कल इधर लगाया तो आज उधर लगाना है, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो उसका भी क्वेश्चन आता है। तो वहां पे मेनली जो लिपिड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हो, इक्वल हो, डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज नहीं हो, तो ये कारण होता है, मैंने ये पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंसुलिन का इंजेक्शन को साइड रोटेशन करना क्यों जरूरी है, एक तो लिपोलाइसिस और लिपिड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो कम से कम, ये उसका मेन रीजन होता है। तो ये लिपोलाइसिस से थोड़ा वर्ड मिलता जुलता है इसलिए मैंने आपको इसको, ठीक है, इसे थोड़ा याद रखना आप, ठीक है। ये लिपोलाइसिस उस इंजेक्शन की वजह से होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन साइड को रोटेट करते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फैट लिपोजेनेसिस, लाइसिस यानी ब्रेक डाउन, जेनेसिस यानी सिंथेसिस, यस, जेनेसिस का मींस होता है सिंथेसिस और लाइसिस का मींस होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। लिख लिया ना, लिख लो ताकि नेक्स्ट अपन देख पाए। प्रोटीन तो स्टार्ट, इसके बाद में प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी आते हैं, और कल भी आया क्वेश्चन, आया ना। अमीनो एसिड वाला कहां से आया, प्रोटीन से आया। अब चाइलोमाइक्रिन, लाइपोप्रोटीन तो अभी आए नहीं पूरे, अब स्टार्ट होंगे। सबसे पहले आता है चाइक्लोमाइक्रिन, और चाइलोमाइक्रिन क्या होते हैं, लाइपोप्रोटीन्स होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा फेट होता है और क्या कम होता है, किससे बना है, लाइपोप्रोटीन एंड प्रोटीन प्लस फेट से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या होता है, देखो, चाइलोमाइक्रिन और वीएलडीएल तो ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, यस, और दो दो बच गए, वो किसको करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को। एचडीएल और एलडीएल तो किसको करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। चाइलोमाइक्रिन और वीएलडीएल किसको करते हैं, ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूं। तो चाइलोमाइक्रिन का क्या फंक्शन होता है, एक्सोजीनियस ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है लीवर टू पेरिफेरल टिश्यू, और लीवर टू पेरिफेरल वर्ड आती है, ये अपने लिए क्या है, खतरनाक है, ठीक है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल की तरह एक्ट करता है, अपन कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एलडीएल, ये तो सबसे भी खतरनाक है, ये किसको ट्रांसपोर्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल को, लीवर टू पेरिफेरल टिश्यू, इसको अपन क्या बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। और बैड क्यों है, क्योंकि इसमें प्रोटीन कम है कंपैरिजन टू एचडीएल, ये अपना याद रखने का तरीका, ठीक है। नेक्स्ट सीरम लेवल की अगर बात करें तो लेस देन 130 mg पर डेसीलीटर होता है, एलडीएल का लेवल लेस देन 130 mg पर डेसीलीटर होता है। वीएलडीएल का क्या, ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करेगा, ये भी लीवर टू टिश्यू। बस फर्क क्या दोनों में, वो एक्सोजीनियस को करता है और ये एंडोजीनियस को, यू कैन राइट डाउन एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड, और ये किसको कर रहा था, एक्सोजीनियस को, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एक्सोजीनियस यानी जो डाइट में ले रहे हो ट्राइग्लिसराइड, एंडोजीनियस यानी किसमें बन रहा है, बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीरम लेवल लेस देन 130 mg पर डेसीलीटर होता है, एचडीएल, इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है, ये लिपिड को, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है ब्लड से और उसको ले जाता है लीवर में, इसलिए क्या हुआ, अच्छा हुआ, गुड हुआ, तो इसको अपन बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, इसको क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसका लेवल होता है 35 टू 70, कभी 40 भी आपको देखने को मिलता है, तो अपन यहाँ बेस्ट कर लेना आप 35 टू, ठीक है, 35 टू 70 mg पर डेसीलीटर। तो ये कब नुकसानदायक होता है, सिंगल स्टेटमेंट में अगर आपसे पूछना चाहूँ कि एचडीएल कब नुकसानदायक अपने लिए, जब लेस देन 35 mg पर डेसीलीटर है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इसका ज्यादा होना नुकसानदायक नहीं है, इसका कम होना नुकसानदायक है। तो क्वेश्चन फिर ऐसे आता है कि एचडीएल इंक्रीज, तो सीएडी की रिस्क कम होती है, तो आपकी जो मैच करने वाले उसमें भी ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये कम होना नुकसानदायक है और ये बढ़ना नुकसानदायक है, कौन सा, एलडीएल। तो ये 130 अबव होना नुकसानदायक है, कम है तो नॉर्मल है, ठीक है। ये लिख लो एक बार, इंपॉर्टेंट है सभी। और चलो बात आगे तो पूछ लेता हूँ सैंपल का भी मैं, कल वाले में थोड़ी आता सैंपल का। ये लिपिड प्रोफाइल में सैंपल भेजते हैं, कौन सी वाइल में भेजोगे, कब भेजोगे, क्या ध्यान में रखोगे, क्योंकि एक लिपिड प्रोफाइल में पूरे टेस्ट पढ़ते हैं अपन, ये पूरी क्या लाइपोप्रोटीन अपन पढ़ते हैं, लिपिड प्रोफाइल क्या पढ़ते हैं, लिपिड प्रोफाइल टेस्टिंग, ठीक है। तो इसमें इन सभी का सैंपल भेजते हैं, ठीक है। इसमें ऐड करते हैं कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल वो भी इसमें ऐड होता है, ठीक है। कौन सी वाइल में जाएगा, ये लो रेड, अब मैं बोलूँ प्लेन वाइल, ठीक है, प्लेन है तो ठीक है, लेकिन उसे बेस्ट है ये लो, बिकॉज सीरम सेपरेटिंग जेल होता है उसमें, तो उससे पहले सेपरेट कर देगी, उसमें क्लोड होने में टाइम लगेगा, दोनों का डिफरेंस क्या पता है ना। रेड जैसे नॉर्मल रेड वाइल अपन प्लेन बोलते हैं, ये क्यों बता रहा हूँ, पूछा गया कि लिपिड प्रोफाइल का सैंपल जाएगा, इसलिए मेरे को बताना पड़ रहा है, ये सभी चीजें लिपिड प्रोफाइल में आती है, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो रेड यानी प्लेन वाइल, इसमें तो कुछ भी नहीं होता, नेगेटिव, एक होती है येलो वाइल, इसमें सीरम सेपरेटिंग जेल होता है। तो इसका बेस्ट ये है कि ये सीरम है उसको पहले सेपरेट कर देता है,
अब याद कैसे रखना है, कभी कभी प्लेन वाइल में सैंपल ले जाके आप अगर लेबोरेटरी में जाते हो तो बंदा मना कर देता है कि ये मैं सैंपल अभी रिसीव नहीं करूंगा। आप पूछते हो क्यों भाई, इसका सैंपल है, मैं तो प्लेन वाइल में लेके आया हूँ, कारण क्या है, तो वो बोलेगा ये अभी क्लोट नहीं हुआ है। बोले क्या नहीं हुआ है, क्लोट नहीं हुआ है, यानी सीरम उससे सेपरेट नहीं हुआ है। यस, तो फिर वो रिसीव नहीं करता है, क्योंकि वो ये सोचेगा कि गलती से या तो दूसरी वाइल में है या जो भी है, अगर ये क्लोट नहीं होगा तो मेरा आगे का काम नहीं होगा और सैंपल को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या बोलता है कि या तो दूसरा सैंपल लेके आओ या वेट करो, क्योंकि क्लोट अपने आप क्लोट होने में टाइम लगेगा। तो उससे बेटर है कि सीरम सेपरेटिंग जेल अगर वाइल में ले जाओगे तो तुरंत सैंपल लेते ही वो सीरम को सेपरेट कर देगा। व्हाट इज सीरम है, अरे बताया था ड्रेनेज में, बताया था ना, ड्रेनेज के टाइप पढ़े थे। तो पहला था सीरस ड्रेनेज जिसमें सीरम बाहर आता है, भाई ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, ब्लड को अलग कर दो, सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड बचा प्लाज्मा, प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर और प्रोटीन को हटा दो, वो क्या बचा, सीरम। सीरस में बताया था ना, सीरस ड्रेनेज वही तो होता है सीरम, ठीक है। और इसलिए ये अलग होना चाहिए सीरम, तभी उसको अपन बोलते हैं क्लोट हो गया, ठीक है, तब वो रिसीव करता है। तो लिपिड प्रोफाइल है इसलिए मेरे को बताना पड़ रहा है कि हमेशा प्लेन वाइल और उसमें भी सीरम सेपरेटिंग जेल तो बेस्ट है, ठीक है। ये नॉर्मल क्लियर। अब आ गया अपना प्रोटीन, चलो स्टार्ट करते हैं, अभी तो है टाइम, ठीक है। तो प्रोटीन्स की अगर बात करें अपन, लिख लो ये ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बॉडी का 20% या 1/5 पार्ट किससे बनता है, प्रोटीन। फिर अगर अपन बात करें तो अगर बॉडी की बात करें तो सेकंड या फर्स्ट, सॉरी सेकंड नहीं फर्स्ट, सबसे मेन जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं बॉडी में वो फर्स्ट कौन से होते हैं, प्रोटीन होते हैं। सेकंड कौन से होते हैं, न्यूक्लिक एसिड। बॉडी में कितने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं अपन, जिसमें कार्बन पाया जाता है, जिसमें कार्बन पाया जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, एक्सेप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं होते, फिर भी इनमें क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है ना। बाकी पानी में नहीं पाया जाता, इसलिए पानी कैसा है, इनऑर्गेनिक। तो जब कंपोजिशन पढ़ते हो, चाहे तो ब्लड का पढ़ते हो, चाहे सीएसएफ का पढ़ते हो, चाहे सीमन का पढ़ते हो, तो क्या क्या पढ़ते हो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ते हो ना। तो दिमाग में जोर डाला करो थोड़ा, उसी टाइम डालना चाहिए ना, तो बातें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक यानी जिसमें कार्बन पाया जाता है, बट फिर भी अपवाद है CO और CO2, ठीक है। तो जब आप बात करें तो प्रोटीन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, न्यूक्लिक एसिड, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं ह्यूमन बॉडी में, स्पेशली बात करें अपनी बॉडी की, तो इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है प्रोटीन। क्या होता है, सेकंड होता है न्यूक्लिक एसिड, थर्ड होता है लिपिड, देन आफ्टर होता है कोलेस्ट्रॉल, सॉरी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो यानी सबसे ज्यादा अपनी बॉडी में क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है ना। तो ग्रीक वर्ड प्रोटीन उसका मींस होता है प्राइमरी, फर्स्ट, प्राइम, इंपॉर्टेंट। प्रोटीन क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। नेम गिवन बाय द जॉन्स बर्जिलियस, जॉन्स बर्जिलियस ने नाम दिया था प्रोटीन का सबसे पहले। प्रोटीन लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, बस यही तो वर्ड था जिसका अपन जिक्र कर रहे थे। कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। मोस्ट एब्यूडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी इज प्रोटीन, आ गया ना। मोस्ट एब्यूडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पूछे तो आपको प्रोटीन, बट मोस्ट एब्यूडेंट एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल पूछे तो कार्बोहाइड्रेट करना। यस, सबसे ज्यादा उसी से एनर्जी मिलती है अपने को। मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कभी कभी फॉस्फेट और सल्फर भी पाई जाती है, फॉस्फेट और सल्फर भी पाई जाती है, ठीक है। और बेसिक क्वेश्चन, हालांकि इस बात को नहीं पूछा एसआईसी के लेवल का, या राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, पता है ना, अरे फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन, तो वो भी लिख लो। अपना तेज चूकना नहीं चाहिए ना, सिंगल से लेके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तक का, क्यों भाई। अब आपको पढ़ेगा काफी दिन हो जाए, मैंने याद नहीं दिलाया, पता चला कल को कोई स्टेट पीएससी का एग्जाम दो, वहां सीधा क्वेश्चन यही है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, आ सकता है ना, आ सकता है, इसमें क्या है, तो वो अपने को तो लिख लो, नोट कहीं कोष्टक में कहीं डालो। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। और फिर तो माइटोकॉन्ड्रिया भी लिखना चाहिए था, जहां मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट पड़ा, वहां क्या लिखते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो राइबोसोम में क्या बनती है, अपनी बॉडी की प्रोटीन्स मेनली बनती है। मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फेट भी होता है, सल्फर में भी प्रेजेंट हो सकती है। 20% यानी अप्रोक्सीमेटली 1/5 ऑफ द टोटल बॉडी वेट मेड बाय द प्रोटीन, ठीक है। 20% खूब ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बेसिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन, एमिनो एसिड, और फैट या लिपिड का फैटी एसिड, ठीक है। बेसिक यूनिट या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द फैट, फैटी एसिड, और एमिनो एसिड किसके होते हैं, प्रोटीन के बेसिक यूनिट होते हैं। 20 और 1/5 ऑफ टोटल बॉडी वेट मेड बाय प्रोटीन, ये तो ऊपर आ गया ना, ये यहां मत लिखना भाई, 20% और रिपीट हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें प्रोटीन के बारे में जो लगभग आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। और 1 ग्राम कितना किलो कैलोरी देता है वो भी ऐड करो चाहिए, 1 ग्राम प्रोटीन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही तो है ना, कितना देता है, 4 किलो कैलोरी, जूल में 17 किलो जूल। एसडी कितना होता है प्रोटीन का वो भी लिख लो, अगेन इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। 30% जो मैक्सिमम होता है, ठीक है। एसडी होता है 30% प्रोटीन का जो मैक्सिमम होता है, ठीक है। और प्रोटीन डाइट कौन से पेशेंट को नहीं देते हैं, लीवर फेलियर और किडनी वाले में नेफ्रोटिक सिंड्रोम मॉडरेट दी जाती है, ठीक है। मेनली लीवर फेलियर में नहीं देते, मेनली भाई नहीं होगा, हाँ थोड़ा सही जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन से क्या बनता है, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड से क्या बनता है, अमोनिया, और अमोनिया एक टॉक्सिक गैस होती है, स्पेशली किसके लिए, ब्रेन के लिए, न्यूरॉन सेल के लिए टॉक्सिक गैस होती है अमोनिया। तो अब एक क्वेश्चन आपसे आता है, ऑर्निथिन साइकिल का नाम सुना आपने, यूरिया साइकिल, तो यूरिया साइकिल कहां पे कंप्लीट होती है, लीवर में। उसमें होता क्या है, जब इनसे क्या बनता है, यूरिक एसिड, भाई प्रोटीन का क्या होता है, जब डाइजेशन होता है तो इससे बनता है यूरिक एसिड। इसमें क्या क्या ऐड है, नाइट्रोजनियस, कहां पे आया था अभी वर्ड, हां ये रहा, प्रोटीन में क्या ऐड है,
नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का क्या होगा जब डाइजेशन मेटाबॉलिज्म होगा तो उससे क्या बनेगा, यूरिक एसिड बनेगा। तो यू ठीक है, पहले क्या बनेगा, यूरिक एसिड नहीं, सॉरी हाँ ठीक है, यूरिक एसिड बनेगा और क्या बनेगी, अमोनिया साथ में, ठीक है, अमोनिया बनेगी साथ में। अब ये नर्वस सिस्टम के लिए खतरनाक वाली गैस है अमोनिया, तो इस अमोनिया को लीवर क्या करता है, यूरिया में कन्वर्ट करता है, किसमें, यूरिया में। ये काम किसने किया, लीवर ने। तो अब जो अमोनिया बनी थी उसको यूरिया में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, किसने, लीवर ने। इसलिए अपन लीवर का मेन फंक्शन क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिन को क्या करता है, डिटॉक्सिक करता है, ठीक है, टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करता है। तो अमोनिया क्या थी, टॉक्सिक फॉर द नर्वस सिस्टम, उसको क्या किया, यूरिया यानी लेस टॉक्सिक, डिटॉक्सिक ने किया यानी लेस टॉक्सिक। अब इससे ब्रेन सेल डैमेज नहीं होती, ये यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस साइकिल को क्या बोलते हो आप, यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल। यस, तो क्वेश्चन सीधा यही आ रहा है कि ऑर्निथिन साइकिल कहां पे कंप्लीट होती है, लीवर में। यूरिया कहां पे बनता है, लीवर में। यूरिया साइकिल कहां पे होती है, लीवर में। अब किसी का लीवर ही खराब हो गया तो ये अमोनिया किस में कन्वर्ट नहीं होगी, तो अमोनिया की अमोनिया रह गई और ये ब्लड में जाएगी और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। इसमें वो पावर है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस कर सकती है, और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके अगर न्यूरॉन सेल तक पहुंच गई तो क्या कॉज कर सकती है, एनसेफेलोपैथी। किसकी वजह से हो रहा है, लीवर की वजह से। तो क्या बोल देते हो, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी, ठीक है, जिसमें क्या देखने को मिलता है फिर, फ्लिपिंग ट्रिमर। अरे पक्षी उल्टा वैसे करते बंदे के हाथ, पढ़ते हो ना फ्लिपिंग ट्रिमर, लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट में हेपेटिक एनसेफेलोपैथी की वजह से, ठीक है। इसलिए इस पेशेंट को फिर क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं हाई प्रोटीन डाइट। भाई प्रोटीन नहीं देंगे तो अमोनिया कम बनेगी या नहीं बनेगी, तो ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो ये सीधा वो फ्लिपिंग ट्रिमर उसी को बोलते हैं। पक्षी जैसे उड़ते टाइम पंख हिलाता है ना, वैसे उस बंदे के एक्सट्रीमिटीज की इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लिपिंग ट्रिमर्स, ठीक है। तो इसलिए डाइट का भी, प्रोटीन का डाइट वैसे आगे देख लेंगे अपन, लेकिन मैंने आपको एक बार बता दिया, ठीक है। बाकी हाई प्रोटीन कौन से को दे सकते हैं, डंपी वाले को अपन लिपिड तो देंगे, प्रोटीन भी साथ में दे सकते हैं। जिसका इम्यून सिस्टम वीक है उसको भी हाई प्रोटीन, जिसका मूल हीलिंग अभी बताया था उसको भी हाई प्रोटीन, ठीक है। जिसकी बॉडी बिल्डिंग वेट जिसको कम करना उसको भी हाई प्रोटीन, ठीक है। तो ये लिखो भाई अपने एसेंशियल अमीनो एसिड, बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज सो दे मस्ट। देखो शुड मस्ट मॉडल पढ़ते थे आप, तो मस्ट वर्ड कहां लगता है, जिसको लेना ही है, जिसको बाहर से है, अगर नहीं लोगे तो उसकी पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। बिजली का बिल आता है ना, तो उसपे क्या लिखा होता है, मस्ट। अगर नहीं भरोगे तो पेनल्टी लगेगी। तो ये अमीनो एसिड मस्ट है। ये मैंने जब 9th 10th में मॉडल पढ़ते थे, मॉडल आपने भी पढ़े होंगे ना, मॉडल आते थे, मॉडल तो बोलते हैं शुड वुड मस्ट। तो टीचर ने, हमारे गुरुदेव ने यही एग्जांपल बताया था जो आज भी याद है मेरे को, बिजली का बिल वाला उस टाइम, ठीक है। तो मस्ट आता है तो मेरा क्वेश्चन कभी गलती नहीं होता उसके बाद। बंदे ने एग्जांपल ऐसा बताया कि बिजली का बिल है तो भाई भरना पड़ेगा, नहीं भरेगा तो पेनल्टी सहित भरेगा। तो वहां लिखा आता है कि मस्ट। तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, अगर अगर नॉर्मल काम चल जाता करना तो शुड लिखते हैं, बट मस्ट इन द सेंस वो काम आपको यहाँ अमीनो एसिड बाहर से लेना ही है, नहीं लोगे तो कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज सो दे मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइटरी प्रोटीन। इफ इन डाइट अमाउंट कंटेन ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड एंड रिक्वायर्ड अमाउंट कॉल्ड बायोलॉजिकल कंप्लीट प्रोटीन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है एक जिसमें सभी एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ चाहे लिख लो, बायोलॉजिकल कंप्लीट प्रोटीन क्या होती है, अपना अंडा होता है एक, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट दो चीजें बताई थी नहीं पाई जाती है, कौन सी, आयरन, आयरन तो बाद में, विटामिन सी और, भाई बोलो ना शर्माते क्यों हो, है मैं अगर आपकी तरह से मना शुरू कर दूं किसी से तो फिर काम खराब हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी नहीं पाई जाती अंडे में, ठीक है ना। इसमें विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, फिर भी एनर्जी मिलती है अंडे से। फिर भी 70 किलो कैलोरी अप्रोक्सीमेटली क्या मिलती है, एक अंडा 60 ग्राम का लगभग होता है, उससे एनर्जी मिलती है 70 किलो कैलोरी, जो एक मदर के मिल्क में 100 ml में उतनी होती है, बता रहा ना। तो ये किससे मिलती है, इसमें लिपिड फैट पाया जाता है, प्रोटीन तो होता है उसके अलावा फैट भी इसमें होता है, बट विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, ठीक है ना। तो चलो लिख लो भाई, इफ नॉट देन कॉल्ड बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट प्रोटीन। अगर नहीं है पूरे एसेंशियल अमीनो एसिड तो उसको इनकम्प्लीट बोल देंगे, अगर है तो उसको कंप्लीट बोल देंगे, ठीक है। ये लिख लो चलो, ल्यूमिनिया, ल्यूकेमिया होता है, अच्छा रजनी ने लिखा है, ठीक है भाई लिख लिया। चलो इसके बारे में देखते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड वेरी इंपॉर्टेंट। चलो पहले मैं ट्रिक, ये देखो आपके वो भी क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपके पेपर में आया था, आपने पूछा था किसी से, विलेज टाइप का हुआ था ना आपके टेस्ट पेपर में। यहाँ कोई लड़की बैठी थी उसने पूछा था, शक्ल तो याद नहीं रखता मैं, कम रखता हूँ, ठीक है। इधर बैठी थी कोई लड़की, उसने पूछा था आपके ट्यूसडे वाले पेपर में रहता है, तो मैं मेरे को डालना पड़ा यहाँ पे, देखो इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। हाँ, तो ट्रिप्टोफैन बिलो डाइपर सिंड्रोम कोज करता है। अगर ट्रिप्टोफैन की कमी होती है, एक एंजाइम की कमी होती है जो क्या करता है, ट्रिप्टोफैन का डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म करता है, तो उसकी कमी की वजह से क्या हो सकता है पेशेंट के, ब्लू डाइपर सिंड्रोम। यानी ये जेनेटिक डिजीज है, बच्चे का डाइपर कैसा कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का, क्योंकि ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड उसके यूरिन के साथ बॉडी से बाहर आ रहा है, वो डाइपर का कलर कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं ट्रिप्टोफैन, ठीक। ये टीबी मिल पास वाला है, अपने वीआईपी हॉल में टीबी याद रख सकते। वेलिन, और वेलिन क्यों इंपॉर्टेंट है कोई बताएगा आप में से, आप पढ़ते हो ना हीमोफीलिया, उसी के साथ देखो क्या पढ़ते हो, हैं सिकल सेल एनीमिया, तो वहां जरूर नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना। सिकल सेल एनीमिया में वेलिन का नाम आता है, 6 नंबर का अमीनो एसिड होता है, उसकी जगह रिप्लेस हो जाता है ग्लूटामिक एसिड के साथ, ठीक है ना। तो वहां भी थोड़ा ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, जो फिनाइल कीटोन्यूरिया हो सकता है पेशेंट में, अगर एंजाइम जो इसका डाइजेशन करता है अगर उसकी एब्सेंस होती है बॉडी में, तो पेशेंट के क्या होता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, और इसका क्लासिकल साइन ब्लैक कलर का यूरिन पास होता है पेशेंट के, ठीक है। ये तो ना ब्लैक कलर का यूरिन, ब्लैक यूरिन पास होता है, और अगर ब्लैक स्टूल पास हो तो
किसका कॉम्प्लिकेशन है? आयरन का, आयरन डिफिशियंसी, आयरन ले रहा है पेशेंट, ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट, ब्लैक यूरिन है तो फिनाइल कीटोन यूरिया, ब्लैक स्टूल है तो आयरन का कॉम्प्लिकेशन, कॉन्स्टिपेशन और ब्लैक स्टूल, ठीक है। नेक्स्ट है आर्जिनिन, आर्जिनिन और स्टार्टिन अभी बताया था थोड़ी देर पहले, सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, यस, थ्रियोनिन और हिस्टिडीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे हो गए ना, थ्रियोनिन और हिस्टिडीन पूरे 10 हो गए, ठीक है। तो इसमें दो होते हैं सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड, आपका एक तो ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना, ठीक है ना, पूरे 10 हो गए। तो इन दोनों को अगर अपन हटाते हैं तो 8 बचते हैं, वैसे 10 टोटली एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, बट इनको आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन में स्पेशल पूछे इन्फेंट, प्रेग्नेंट और लैक्टेशन, तो इनमें सभी एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, बट इन केस ऑफ एडल्ट उसके बाद में पूछे तो ये दो नहीं होते हैं, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ठीक है, ये थोड़ा आप याद रखना, तो वो नोट कर लेना। इन्फेंट, प्रेग्नेंट, लैक्टेशन में तो सभी बात से देने हैं, बट इन केस ऑफ एडल्ट आर्जिनिन और हिस्टिडीन, इन दोनों का सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है बॉडी में, तो इनको फिर बात से देना जरूरी नहीं होता है, इसलिए इनको अपन किस में कंसीडर करते हैं, सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। तो ये लिख लो, क्वेश्चन आता है, कल भी आया था और आगे भी आएगा, और आपको याद भी होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन गलत हो तो फिर क्या मजा पड़ने का भाई, ऐसा इजी क्वेश्चन ही तो है, नाम तो याद रहने आपको, ठीक है भाई। कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो फिर थोड़ा सोचने के लिए मजबूर होता है, तो कोई अलग बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो अपने गलत नहीं होना चाहिए। इंसान या एनिमल के हेल्थ होने के बाद में बदबू क्यों आती है? चलो इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए पूछ लेता हूँ, आती है क्या? नहीं आती? आती है भाई, आती तो है क्या? आती है। ये एमिनो एसिड या प्रोटीन बोल सकते हैं, जब इसका डिग्रेडेशन होता है, प्रोटीन का क्या होता है, डिग्रेडेशन, तब क्या होता है, फिर ऑर्डर डेवलप होती है बदबू, जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है? और जब दफनाते हैं, जब जलाते हैं, तो उसमें भी किसका रोल है? प्रोटीन के साथ में फॉस्फेट होता है, फॉस्फोरस में आग लगती है, माचिस की तीली पे क्या आती है? फॉस्फोरस या रेड फॉस्फोरस, तो ऐसे थोड़ी चलती है बॉडी, है, ठीक है। तो बॉडी में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, उसकी वजह से क्या हो जाती है, तुरंत जल जाती है फिर, या बर्न कोई इसकी आग लगी लगती तो फिर पूरी बॉडी फटाफट, यानी बॉडी में क्या होता है, फॉस्फोर, और फॉस्फोरस क्या होता है, जल, अपन कह सकते हैं मतलब आग या जलने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। हाँ, तो बेसिक दो चीजें, प्रोटीन आगे इसलिए आपको बता रहा हूँ, तो इंटरेस्टिंग चीज है। नोट टायरामाइन, टायरामाइन कंटेनिंग फूड अवॉइड विद मोनो एमिनो ऑक्साइड एज इमिटर नॉट सेट 05 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। टायरामाइन कंटेनिंग का अपन यूज नहीं करते हैं, अगर किसी पेशेंट के मोनो एमिनो ऑक्साइड एज इमिटर ड्रग चल रही है तो उसको अपन टायरामाइन नहीं देते, क्यों नहीं देते, कोई बताएगा एनीवन? कोई स्टूडेंट जिसको आ रहा अच्छे से पता है, शर्माना मत भाई, है बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। मोनो एमिनो ऑक्साइड एज इनहिबिटर के साथ में अगर अपन क्या देंगे, टायरामाइन, तो डोपामाइन का प्रोड्यूसर होता है, डोपामाइन क्या करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, तो पेशेंट की हाइपरटेंसिव क्राइसिस डेवलप हो सकती है, बस इसी को रोकने के लिए क्या नहीं देते, मोनो एमिनो ऑक्साइड एज इनहिबिटर, ठीक है। नेक्स्ट है टायरोसिन इज प्रोड्यूसर ऑफ द केटाकोलेमाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, वो टायरामाइन है भाई, गड़बड़ मत कर देना, वो टायरामाइन है, ये टायरोसिन है, टायरामाइन तो नहीं देते मोनो एमिनो ऑक्साइड एज इनहिबिटर के साथ में, नॉट सेट 05 का क्वेश्चन है, और हो सकता है ये नेक्स्ट नॉट सेट का बन जाए, तो इसको भी गलत नहीं करना है। ये क्या है, टायरोसिन, ये प्रोड्यूसर होता है, केटाकोलेमाइन तो पढ़ते हो ना, जब एड्रेनलिन ग्लैंड पढ़ते हो, तीन चीजें आती है केटाकोलेमाइन में, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और डोपामाइन, तीनों किसमें आती है, ठीक है, तीनों किसमें आती है, केटाकोलेमाइन में, ठीक है ना, मेडुला से होता है ना, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और डोपामाइन, तो ये तीनों क्या होते हैं, केटाकोलेमाइन होते हैं, तो इन केटाकोलेमाइन का प्रोड्यूसर होता है टायरोसिन, एमिनो एसिड है टायरोसिन। अब जो टायरोसिन नहीं ले रहा उसकी बॉडी में ये बनेंगे नहीं, तो काम गड़बड़ हो सकता है, एड्रेनलिन नहीं बने, सोचो आप, जिसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं, तो अब इसलिए एसेंशियल हुआ या नहीं हुआ, इसलिए मस्त लगाया था वो, इसलिए क्या लगा था, मस्त लगा था वहां पे, ठीक है। क्लास का टाइम हो गया, अच्छा कितने बजे तक है, 5 तक है, ठीक है, ठीक है भाई, मैं समझ सकता हूँ आपकी तालियों का जी का, ठीक है, ये तो लिख लो एक बार, ठीक है, ओके, थैंक यू सभी को। वैसे जैसे ओके करते हैं, मैंने ऐसे ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे